हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? बच्चे कमेंट लिख रहे हैं लेट ओपी लेट ओपी। बेटा एकदम टाइम पे आई हूं मैं, कहाँ लेट ओपी है? नहीं है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है ना? ओके ओके, चलो। सो बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो देखो हम बहुत सारा इन डिटेल इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे की पॉइंट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहले बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो व्हाई वी नीड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों होती है? फटाफट से बताओ, कौन बताएगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें बेटा तो व्हाई वी नीड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमें क्यों जरूरत पड़ती है? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं हार्ड चैप्टर। बेटा हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। हम कोशिश करेंगे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। ओके, टू बैलेंस, ठीक है। और क्या हो सकता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? यस, टू रेस्पॉन्ड, है ना, टू रेस्पॉन्ड हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी को आपस में अच्छी तरीके से बेटा फंक्शनिंग करने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। अब सबसे पहले बात करें कंट्रोल की, ठीक है। सबसे पहले बेटा बात करें कंट्रोल की तो हमारे बॉडी में मेन जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो क्या है? अगर हम बात करें कंट्रोल की तो हमारी बॉडी में बेटा जो मेन कंट्रोलिंग सिस्टम है वो क्या है? ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है, यस। और उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? देखो हर ऑफिस में एक मैनेजर होता है, ठीक है, हर ऑफिस में एक मैनेजर होता है और उस मैनेजर के अंदर बहुत सारे बेटा हमारे स्टाफ होते हैं। जैसे कि हमारे अलग सर है और अलग सर के साथ साथ हमारे बहुत सारे बेटा टीचर्स हैं। तो ये भी एक क्या एग्जाम्पल है? ये भी एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल है ना। तो ठीक उसी तरीके से बेटा हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी में ब्रेन है और ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास अनेकों सिस्टम्स है। जैसे कि हमारे पास बेटा नर्वस सिस्टम है, हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे पास मसल्स है, हमारे पास अलग अलग सेंस ऑर्गन्स भी है। तो ये सारे सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग, दैट मीन्स डे टू डे हम जो भी काम करते हैं बेटा नॉर्मल, वो सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। इसी को हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही इजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, बच्चे यहां कह रहे हैं समृद्धि मैम से पढ़ना है। बेटा हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैं पढ़ाऊंगी, है ना। तो शुरू करूं कि नहीं करूं मैं चैप्टर? यस और नो? शुरू करूं कि नहीं करूं चैप्टर? यस और नो? कर दूं? करूं तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दो। फटाफट कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दो। टाइम नहीं है, हमें जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करना है और 3 चैप्टर बाकी है जिसमें से अगेन बेटा रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन बहुत लंबा चैप्टर है ना। तो मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं यस और नो के बीच में, है ना। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो करना ही है, बाकी आपके ऊपर है। तो बेटा देखो सबसे पहले बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की तो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए बेटा अपने आस पड़ोस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब जैसे बात करें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, सबसे पहले क्या है बेटा हमारे पास है नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम है हमारे पास। फिर दूसरा क्या है बेटा? एंडोक्राइन सिस्टम, दैट मीन्स हमारे पास एक केमिकल सिस्टम भी है, ठीक है, हमारे पास एक केमिकल सिस्टम भी है। नर्व्स के सिस्टम तो है ही है, साथ में बेटा हमारे केमिकल सिस्टम भी है। अब यहां पे बात करें नर्वस सिस्टम की तो बेटा हम जब वॉक करते हैं
या जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो हमारी बॉडी में झटके से बेटा एक्शंस होते हैं, उनको हम किससे कंट्रोल करते हैं? उनको हम न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ठीक उसी तरीके से बेटा हमारी बॉडी में स्ट्रेस, एंजाइटी, अब आप में से बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस एंजाइटी फील हो रहा होगा, है ना, कि परसों एग्जाम है, हमको पढ़ना है, रिवाइज भी करना है। किस किस को है बेटा? किस किस को एंजाइटी हो रही है? किस किस को स्ट्रेस हो रहा है कि भाई अभी तो आधा ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है और पढ़ना है, कल केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर रिवाइज करना है, परसों एग्जाम में जाना है। किस किस को हो रहा है? या सब एकदम रिवाइज करके बैठे हुए हो? हाँ, मुझे पता है पीडब्ल्यू के बच्चे मस्त है ना, सारे रिवाइज करके बैठे हुए हैं, अभी हमारे साथ बस रिवीजन कर रहे हो आप लोग। अच्छा, मी सारे बच्चे कह रहे हैं हमें हो रही है। बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो, रिवीजन इज द की। जितने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे उतने ही हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, है ना। तो ये जो स्ट्रेस है, ये जो फीलिंग है आपके अंदर चल रहा है, या ये जो बेटा एंजाइटी वाली फीलिंग चल रही है, ये क्यों होता है? ये हमारे बॉडी में एक केमिकल सिस्टम की वजह से होता है, जिसको हम कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। जिसको हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। अब यहां पे देखो बेटा, जब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो दो नर्वस सिस्टम होते हैं मेन हमारे। वन इज CNS, अनदर वन इज द PNS। बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं जाऊंगी क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये बस एक रिवीजन है, ठीक है, ये बस एक रिवीजन है। तो दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, वन इज CNS, अनदर वन इज द PNS। अब बात करूं यहां पे मैं CNS की, ठीक है, बात करूं यहां पे मैं बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, या मैं यहां बात करूं टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम की। तो कितने टाइप के नर्वस सिस्टम हो गए? मैंने बताया दो टाइप के नर्वस सिस्टम हो गए। नंबर वन इज दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, नंबर वन इज दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेकंड क्या हो गया यहां पे? सेकंड हो जाएगा बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। दो टाइप के सिस्टम है। अब कोई मुझे बता सकते हो क्या डिफरेंस है CNS और PNS में? क्या डिफरेंस है CNS और PNS में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? तो बेटा यहां पे अगर आप देखोगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे बॉडी के सिर्फ दो पार्ट्स है, वन इज ब्रेन, अनदर वन इज दी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है बेटा? दो चीजें हैं। यस, वेरी गुड। CNS में दो चीजें हैं, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम वापस इस डायग्राम में आए तो यहां पे आप देख सकते हो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसका हिस्सा है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल का मतलब है मेन, बॉडी के मेन पार्ट्स, हमारे मेन नर्वस सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब PNS की बात करते हैं, यहां पे। तो PNS में क्या है? PNS में बेटा है दो टाइप के नर्व्स। वन इज कॉल्ड क्रैनियल, जो हमारे ब्रेन से निकलकर बॉडी के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करती है। अनदर वन इज नोन एज स्पाइनल, ठीक है, अनदर वन इज नोन एज स्पाइनल, जो हमारे बेटा स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर बॉडी के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो दो टाइप के नर्व्स है, दो टाइप के न्यूरॉन्स है जो हमारे पेरिफेरल सिस्टम को बनाते हैं। जैसे कि यहां पे आप देखोगे तो ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलकर बॉडी के अलग अलग हिस्सों में कनेक्ट हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियम का मतलब होता है ब्रेन, ठीक है। PYQs भी करेंगे, बच्चे पूछ रहे PYQs कब करेंगे? हाँ बेटा, PYQs बहुत जल्दी करेंगे, इसलिए मैंने इस चैप्टर को बहुत छोटा बनाकर यहां मैंने प्रेजेंट किया है ताकि हम जल्दी से जल्दी PYQs कर सके, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलकर बॉडी के बेटा अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो नर्वस सिस्टम में दो टाइप के हमारे नर्व्स होंगे। वन इज द CNS, जिसमें बेटा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होगा। अनदर वन इज द PNS, जिसमें हमारे ब्रेन और
स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट होंगे। क्लियर है यहां तक? नर्वस सिस्टम क्लियर है सबको? नर्वस सिस्टम क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नर्वस सिस्टम क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो बेटा देखो अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की फंक्शंस क्या क्या होते हैं। डायरेक्ट कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा, कभी कभार 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई नर्वस सिस्टम के फंक्शन लिख दो। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। सबसे पहले नर्वस सिस्टम का काम क्या है बेटा? एनवायरमेंट से ये सिग्नल को रिसीव करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं। सेकंड क्या है? टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स। दैट मीन्स हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट से भी बेटा ये इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? रिसीव करेगा। उसके बाद टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है, ये क्या करेंगे? ये हमारे मसल और ग्लैंड से काम भी करवाएंगे। जैसे क्या होता है, जैसे स्कूल के टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स क्या करते हैं कि भाई होमवर्क करो, मेरे सामने करो, अभी करो, ऐसे करते हैं ना टीचर्स। तो ठीक उसी तरीके से बेटा हमारे जो ये नर्वस सिस्टम होते हैं वो हमारे मसल्स को, हमारे ग्लैंड्स को अकॉर्डिंगली काम करवाते हैं। तो ये फंक्शंस है हमारे नर्वस सिस्टम के, ठीक है। इनको आप डायरेक्टली याद रखो क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने नर्वस सिस्टम तो देख लिया, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम भी हमने देख लिया। अब देखो हमारी नर्वस सिस्टम कैसे कनेक्टेड है। एक्चुअली बेटा क्या होता है, हमारी नर्वस सिस्टम कनेक्टेड होते हैं अलग अलग सेंस ऑर्गन से। आप सबको फील होता है टच, आप सबको स्मेल फील होता है, आई मीन स्मेल आती है सबको, खाने का टेस्ट पता चलता है कि भाई ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। अच्छा, कड़वा किस किस को पसंद है? कड़वा किस किस को पसंद है या सबको मीठा ही पसंद है? आधा कड़वा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ही दिख रहा है ना? कड़वा किस किस को पसंद है या सबको मीठा ही पसंद है या खट्टा पसंद है? अच्छा, मीमी बोल रहे, कुछ बच्चे खट्टा कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा ये जो टेस्ट होता है या जो हम लाइट को सेंस कर पाते हैं, हम जो ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि बेटा हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में रिसेप्टर्स है। क्या है बेटा? रिसेप्टर्स है। किस टाइप के रिसेप्टर्स है? सेंसरी रिसेप्टर, मतलब सेंस करने वाला रिसेप्टर, ठीक है, किसी सिग्नल को रिसीव करने वाला रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? अगर आप देखोगे यहां पे रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? ये कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट्स है या टिश्यू है विच रिसीव सिग्नल्स, ठीक है, विच रिसीव सिग्नल, इनको हम कहते हैं रिसेप्टर। अब ये सिग्नल बेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये सिग्नल कुछ भी हो सकता है। ये सिग्नल हमारे लाइट हो सकते हैं, साउंड हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी में कुछ बेसिक सेंस ऑर्गन्स है, कुछ बेसिक रिसेप्टर्स है। जैसे कि आप देखोगे हमारे कान में क्या है बेटा? फोनो रिसेप्टर है, जो क्या करेंगे? बॉडी में साउंड को रिसीव करेंगे, है ना, साउंड को रिसीव करेंगे। फिर हमारे बॉडी में बेटा फोटो रिसेप्टर है। सब लोग सेल्फी खींचते हो? सब लोग सेल्फी खींचते हो ना? आजकल सेल्फी का जमाना है। हाँ, मैं देखती हूँ सोशल मीडिया में, मैंने देखा है हर बच्चे सेल्फी खींचते हैं, कभी कभी कोई कोई टैग भी कर देता है। तो सेल्फी जो हम खींचते हैं बेटा, सेल्फी कैसे खींच पाते हैं? क्योंकि लाइट के वजह से, है ना, लाइट के वजह से। तो ये लाइट जो है बेटा वो कहां से आती है? वो हमारी आंखों में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। सो फोटो रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन आईज। क्या सेंस करता है बेटा? लाइट को सेंस करता है, ठीक है, लाइट को सेंस करता है। फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बेटा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नाक में होते हैं, जिसकी वजह से हाय हमको ये सुगंध और दुर्गंध आते हैं, ठीक है, जिसके वजह से हमें ये सुगंध दुर्गंध, ये जितने भी गंध होते हैं ना बेटा, ये हमें इस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की वजह से आता है। फिर हमारे स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा? जो अलग अलग सेंसेशन फील करवाते हैं, जो अलग अलग सेंसेशन फील करवाते हैं, जैसे कि
टच, पेन, हीट, प्रेशर, ये सब कुछ फील करवाते हैं. दैट इज प्रेजेंट इन आवर स्किन. लास्ट जो रिसेप्टर्स है अगेन गस्टेटरी रिसेप्टर्स, टंग में होता है बेटा. ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बारे में भी एनसीईआरटी में दिया गया है. ये बेटा अगेन वही टेस्ट रिसेप्टर्स है. ये जो खट्टा, मीठा, कड़वा, जितने भी टेस्ट हमको अच्छा लगता है. पिज्जा किस किस को अच्छा लगता है? पिज्जा किस किस को अच्छा लगता है? तो बेटा वो जो पिज्जा का टेस्ट है ना, ये टेस्ट हमें कहां से मिलता है? स्पाइसी. हाँ, मेरे को भी बहुत पसंद आता है स्पाइसी. सो ये सारे टेस्ट बेटा हमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो हमारे जीभ में होता है, जो हमारे टंग में प्रेजेंट होता है बेटा, वहां से पता चलता है. अब देखो ये सारे रिसेप्टर्स है, लेकिन एग्जाम में 2 रिसेप्टर्स आ सकते हैं. नंबर 1 इज द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, नंबर 2 इज द गस्टेटरी रिसेप्टर्स. क्यों? क्योंकि ये दोनों रिसेप्टर्स हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इनको हमें अच्छे से याद रखना है. ठीक है, इनको हमें अच्छे से याद रखना है. अब देखो बेटा, बात करें रिसेप्टर्स तो हमने देख लिया. अब बात करते हैं मेन मुद्दे की बात, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. क्लास 9th में हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, बट अब हम दोबारा पढ़ेंगे. ठीक है, कैसा होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, और भाई ये जो न्यूरॉन भाई साहब है वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं. तो यहां पे देखिए, सबसे पहले न्यूरॉन क्या है. तो न्यूरॉन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल which is responsible for the transmission of nerve impulse. ठीक है, the neuron consists of the following parts. तो इतना जो भारी भरकम अंग्रेजी बोला गया कि ये न्यूरॉन है क्या, सिंपल भाषा में अगर हमको याद रखना है तो न्यूरॉन क्या है. न्यूरॉन बेटा एक ऐसा स्पेशल सेल है जो बना ही हुआ है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, है ना. तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी, उस टाइप की सिग्नल नहीं, उस टाइप की सिग्नल नहीं है. परसों एग्जाम है, उस टाइप के सिग्नल पे ध्यान नहीं देना. तो बेटा न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन आर सम स्पेशलाइज्ड सेल. ठीक है, कुछ हमारे स्पेशल सेल होते हैं जो क्या करेंगे, सिग्नल को यहां से लेकर वहां ट्रांसमिट करेंगे. जैसे कि हमारे आस पड़ोस वाले वही गॉसिपिंग वाली आंटियां होती है, अरे तूने सुना है उसने ऐसे किया है, वो फेल हो गया, चाहे आपको 13 मार्क्स मिले, बोलेंगे अरे 0 आया है इसका मैथ्स में. ठीक है, सो ये क्या है बेटा, न्यूरॉन आर सेल्स फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल. अब न्यूरॉन के अलग अलग बेटा पार्ट्स होते हैं. जैसे कि सबसे पहला पार्ट है डेंड्राइट. ठीक है, सबसे पहला पार्ट है डेंड्राइट. मैं यहां ड्रॉ कर देती हूं डेंड्राइट. सेकेंड पार्ट सेल बॉडी. सेल बॉडी के अंदर आपको डार्क कलर में ये दिख रहा होगा, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, जो कि हर सेल में प्रेजेंट होता है. उसके बाद आपको न्यूरॉन में एक लंबा सा बेटा स्ट्रक्चर दिखेगा विच इज नोन एज एक्सॉन. ठीक है, और उसके बाद द लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज नर्व एंडिंग. किसी किसी टाइम पे इसको बेटा हम एक्सॉन एंडिंग भी कहते हैं. सो चाहे नर्व एंडिंग हो चाहे एक्सॉन एंडिंग हो, बात सिमिलर है. ठीक है, बात सिमिलर है. तो देखिए न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला डेंड्राइट्स. अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स? डेंड्राइट का क्या फंक्शन होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट? डेंड्राइट का क्या फंक्शन होता है? क्या फंक्शन होता है डेंड्राइट का? कौन बताएगा? यस, वेरी गुड, इट रिसीव सिग्नल. तो बेटा जब पहला सिग्नल आता है ना न्यूरॉन में, तो क्या होता है, जब पहला सिग्नल न्यूरॉन में आता है वो डेंड्राइट के थ्रू ही आता है. तो डेंड्राइट आर सम ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर. डेंड्राइट क्या है बेटा? डेंड्राइट कुछ हमारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स है जो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, चाहे वो किसी सेंस ऑर्गन से हो चाहे किसी दूसरे न्यूरॉन से हो, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे. यस, वेरी गुड. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेल बॉडी पे. सेल बॉडी क्या करेगा? अच्छा ये बताओ, न्यूरॉन जो है यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है? बहुत ही बेसिक सस्ता सवाल है, कोई भी बता देगा, मेरे को पता है. न्यूरॉन जो है बेटा यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है? हाँ, यूकैरियोटिक सेल है. यस यस. कैसे पता चल रहा है? क्योंकि बेटा यहां पे न्यूक्लियस है ना. एनीवेज, जस्ट जोकिंग, ह्यूमंस आर यूकैरियोटिक, राइट. एनीवेज, सो बेटा देखो, बात करें यहां पे सेल बॉडी की, तो सेल बॉडी इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये सेल का मेन हिस्सा है.
जिसमें न्यूक्लियस, जिसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारी चीजें पढ़ के आए हैं हम क्लास 9 में, है ना। तो ये सारी चीजें बेटा कहां प्रेजेंट होंगे, इस सेल बॉडी में। तो यहां पे क्या है, इट इज अ ब्रॉड राउंडेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट कंटेन न्यूक्लियस, abundant cytoplasm and other organelles। इसके अलावा फंक्शन की बात करें तो बेटा न्यूरॉन जो है एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल, यस वेरी गुड, ये वही आंटिया है जो क्या करेंगे, सिग्नल को इतना सा लेकर इतना बढ़ा चढ़ाकर आगे भेज देंगे, है ना। तो एम्प्लीफिकेशन, सिग्नल को यहां बढ़ा चढ़ाकर आगे भेजा जाता है। लेकिन आगे कहां जाएगा, आगे जाएगा इस लंबे से ट्यूब में जिसको हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी टू द नर्व एंडिंग, है ना। यहां से इंफॉर्मेशन को ये सीधा नर्व एंडिंग तक ले जाएंगे। अच्छा, एक्सॉन में यहां पे ये जो बेटा बबल टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, मैं देख पा रही हूं, तो बता देती हूँ बेटा, ये है माइलिन शीट। बट अगेन एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, तो जिसको नहीं पता है बेफिक्र हो जाओ, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं बता देती हूं, ये है बेटा माइलिन शीट, जो क्या करेगा, जो सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा, है ना। माइलिन शीट इंसुलेटर की तरह काम आता है, और जब ये ट्रांसमिट हो पाता है ना, तो जब सिग्नल बेटा ट्रांसमिट होता है तो ये यहां से ऐसे जंप करते हुए आगे आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, सबको समझ में आया क्या है ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन समझ में आ गया सबको, कितने अलग अलग पार्ट्स है। माइलिन शीट बेटा एकदम बेफिक्र हो जाओ, नहीं आएगा माइलिन शीट, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं जिक्र है इसका। लेकिन हाँ, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व एंडिंग ये आएगा जरूर, तो इसको अच्छे से स्टडी करना है। फिर बेटा आते हैं नर्व एंडिंग में। तो नर्व एंडिंग की बात करें तो ये आप देखोगे एक्सॉन फाइनली बेटा जाकर या तो दूसरे न्यूरॉन से मिल जाता है, जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो 2 न्यूरॉन है और उसके बीच में ये जो बेटा एंडिंग है, दिस इज नोन एज नर्व एंडिंग, या तो ये किसी दूसरे मसल के साथ मिक्स हो जाता है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड नर्व एंडिंग। लेकिन ये जो 2 न्यूरॉन के बीच में बेटा आपको ये गैप दिख रहा है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, दिस 2 न्यूरॉन के बीच में जो बेटा ये गैप दिख रहा है, इस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, ओके वेरी गुड, साइनेप्स, इनको हम कहते हैं साइनेप्स। तो थोड़ा सा साइनेप्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा नर्व एंडिंग, एंड लेट अस अज्यूम दिस इज आवर स्टार्टिंग ऑफ अनदर न्यूरॉन, ठीक है। क्या है बेटा ये हो गया नर्व एंडिंग, एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया डेंड्राइट किसी दूसरे न्यूरॉन का, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, देखो बेटा यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले सिग्नल यहां तक पहुंच गया। अब यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यहां पे कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। इन मैसेंजर्स का काम क्या है, इन मैसेंजर्स ये बेटा हमारे कैब की तरह काम आते हैं। जैसे कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जानी हो, ठीक है, अब एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप सब लोग घूमने जाओगे, कोई प्लानिंग है कि नहीं कि एग्जाम खत्म होने के बाद मैं यहां घूमने जाऊंगा। तो ठीक उसी तरीके से बेटा जब सेल के अंदर या स्पेशली न्यूरॉन के अंदर किसी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, अच्छा दुबई जा रहे हो भाई, बढ़िया है। जब सिग्नल को किसी एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन जाना हो, या सिग्नल को बेटा किसी एक जगह से दूसरी मसल के ओर जाना हो, दे टुक हेल्प ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। इनका नाम क्या है बेटा, इनका नाम है न्यूरो, मतलब न्यूरॉन का, ट्रांसमीटर का मतलब केमिकल जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। सो दीज आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर जो है इट इज एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, एसिटाइल कोलाइन। बट ये याद नहीं रहेगा तो बस न्यूरोट्रांसमीटर याद रखना कि हाँ भाई
नर्व एंडिंग में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अब सबसे पहले बेटा सिग्नल इन न्यूरोट्रांसमीटर के पास आएगा और यहां लोड हो जाएगा, ठीक है, दे विल बी लोडेड हियर, सिग्नल विल बी लोडेड हियर। फिर क्या होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल को ले आकर यहां इस गैप को क्रॉस करके इस डेंड्राइट में रिलीज कर देगा, ठीक है। तो सिग्नल आया, ठीक है, सिग्नल आया, न्यूरोट्रांसमीटर में लोड हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर ने इसको, इस गैप को बेटा कवर कर दिया और उसे जाकर दूसरे डेंड्राइट में रिलीज कर दिया। समझ में आया कैसे ट्रांसफर होता है, समझ में आ गया कैसे ट्रांसफर होता है। अब हम नाम देखेंगे, हर एक पार्ट का नाम है बेटा यहां पे। जैसे कि आप देखोगे, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स के ऊपर वाला न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। फिर इस गैप को हम क्या कहते हैं बेटा, इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्स, और इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। लेकिन इसमें भी हम फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर हम क्या करेंगे, हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को भूल जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है। उसके बाद बेटा हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को भी भूल सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं। याद क्या रखना है हमको, साइनेप्स याद रखना है, ठीक है। हमें क्या याद रखना है बेटा, साइनेप्स याद रखना है। और साइनेप्स क्या होते हैं, साइनेप्स बेटा वो गैप होता है, साइनेप्स क्या है, साइनेप्स वो गैप होता है जो दो न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट हो, ठीक है। जो दो गैप के बीच में प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे साइनेप्स। अब साइनेप में सिग्नल, अगर आपको क्वेश्चन आए बेटा, 1 मार्क का क्वेश्चन आए कि साइनेप में सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या केमिकल सिग्नल, तो क्या आंसर करोगे। अगर क्वेश्चन बेटा पूछा गया कि साइनेप में सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा, इलेक्ट्रिकल या केमिकल, आप क्या बताओगे, केमिकल सिग्नल। वेरी गुड, याद रखना बेटा, जब न्यूरॉन में ट्रेवल होगा, जब एक्सॉन में सिग्नल ट्रेवल होगा इलेक्ट्रिकल है, जब साइनेप्स में ट्रेवल होगा वो केमिकल सिग्नल है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं न्यूरॉन में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, ओके। अब देखो, साइनेप्स भी हमने कवर कर लिया। देयर इज अ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन वेयर सिग्नल आर ट्रांसमिटेड केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और इसी गैप को हम क्या कहते हैं, इसी गैप को बेटा हम साइनेप्स कहते हैं। अब यहां तक किसी को कुछ डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो, यहां तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और एल्स हम आगे बढ़ेंगे। दोबारा से मैं स्लाइड आगे कर देती हूं, अगर बेटा आपको यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, कभी कभार आ भी जाता है। फिर नर्वस सिस्टम देखा हमने, ठीक है, नर्वस सिस्टम किस तरीके से, कितने टाइप्स है नर्वस सिस्टम के। फिर बेटा हमने देखा कि हमारे बॉडी में कितने सेंसरी रिसेप्टर्स है, कहां कहां प्रेजेंट है और ये किस सिग्नल को रिसीव करते हैं। फिर हमने देखा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, कि न्यूरॉन में कितने अलग अलग पार्ट्स है। ब्रेक नहीं दे रही हूं, मैं पूछ रही हूं कि यहां तक कुछ डाउट है क्या, न्यूरॉन के कितने अलग अलग पार्ट्स है और वो किस तरीके से फंक्शंस करते हैं, ओके। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, बेटा कभी भी क्वेश्चन आए फंक्शन ऑफ न्यूरॉन क्या है, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिट सिग्नल, ठीक है, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिट सिग्नल। मसल फाइबर क्या होता है, कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे हैं बेटा, मसल फाइबर एक्चुअली हमारे मसल जो होते हैं लंबे लंबे प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, प्रोटीन से बने होते हैं और वो प्रोटीन देखने में फाइबर जैसे, बंडल जैसे दिखते हैं, इसी को हम मसल फाइबर भी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम मसल फाइबर भी कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, ओके, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है मैं फटाफट से बता देती हूं। वैसे तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, बस बेटा एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे इस तरीके से एक मसल है, क्लास 9 में हमने स्टडी किया था, मसल 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन बताएगा, कौन सा था बेटा, मसल 3 टाइप के होते हैं, हमने क्लास 9 में पढ़ा था टिश्यू वाले चैप्टर में। बहुत सारे बच्चे आज भी कंप्लेन करते हैं कि मैम हमको टिश्यू वाला चैप्टर ही नहीं अच्छा लगता था,
तो चलो देखते हैं किसको याद है, किसको याद है 9th वाला टिश्यू वाला चैप्टर, किसको याद है 9th वाला टिश्यू वाला चैप्टर। तो इस टाइप में बेटा अगर आप टिश्यू वाले चैप्टर से याद करोगे 3 टाइप के मसल्स थे, है ना, स्ट्राइटेड मसल्स, अनस्ट्राइटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स। यस, जिसमें से कार्डियक मसल्स के बारे में अभी अभी समृद्धि मैम ने कहा था, है ना। तो कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, हम इसको भूल जाते हैं। ये है बेटा स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है, स्ट्राइटेड मसल्स, या इनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, मतलब जो हमारे हड्डियों के साथ एसोसिएटेड है। और इनको बेटा हम वॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम वॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं। अब आपने मुझे पूछा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है। देखो इसके नाम में ही इसका आंसर है, इसके नाम में ही बेटा इसका आंसर है। न्यूरो का मतलब क्या है, न्यूरो का मतलब है न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरो का मतलब है यहां न्यूरॉन। मस्क्यूलर का मतलब यहां मसल है, लेकिन यहां पे मेनली अगर आप देखोगे किताब में जो दिया गया है वो स्केलेटल मसल का डायग्राम है। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे मीटअप होता है, जहां पे कोई चीज मिलती है, दैट मीन्स यहां न्यूरॉन और हमारे मसल मिल रहे हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे किताब का जो डायग्राम है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। मान लीजिए एक न्यूरॉन है और ये आकर यहां इस मसल से अटैच हो रहा है ना। तो यहां पे ये जो एरिया है, ये जो बेटा एरिया है जहां हमारे न्यूरॉन्स और हमारे मसल अटैच्ड है, दिस जंक्शन इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसी जंक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जिसने भी मुझे ये सवाल पूछा था बेटा, आई जस्ट होप आपको क्लियर होगा। जहां हमारे न्यूरॉन्स हमारे मसल से कनेक्ट होते हैं, किसी भी मसल से हो सकता है, बट मेनली जो डायग्राम एनसीईआरटी में है वो स्केलेटल मसल्स का है जो हमारे हड्डियों से कनेक्टेड है। और इसी जंक्शन को, इसी मीटअप पॉइंट को, इसी मिलने वाले पॉइंट को बेटा हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सो एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं वॉइस नॉट क्लियर। एम आई ऑडिबल, सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? ओके ओके फाइन। सो देखो बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की सिग्निफिकेंस अगर बाय चांस आपको पूछ लिया जाए कि भाई मुझे 1 मार्क के क्वेश्चन में बता दो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इस स्ट्रक्चर का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? तो बेटा देखो, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की वजह से हमारे न्यूरॉन्स हमारे मसल से कनेक्ट होते हैं, जिसके वजह से, यस वेरी गुड, जिसके वजह से हम अपने हाथ पैर चला पाते हैं। ठीक है, ये जो हम अपने हाथ पैर मुंह सब कुछ चलाते हैं, मसल के मूवमेंट की वजह से चलाते हैं, और ये बेटा इस कनेक्शन की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, ये इस कनेक्शन की वजह से पॉसिबल है, जिसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां हमारे न्यूरॉन्स और हमारे मसल्स कनेक्टेड होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये जो गजब का सेल है न्यूरॉन, ये सिग्नल को कैसे ट्रांसमिट करता है। ठीक है, किस तरीके से ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द डेंड्राइटिक टिप्स। जो बेटा इंफॉर्मेशन है वो क्या होगा, वो कलेक्ट होगा। इंफॉर्मेशन सबसे पहले बेटा किसी भी सेंस ऑर्गन से, किसी भी रिसेप्टर से हमारे डेंड्राइट के पास आएंगे। ठीक है, ये है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, द केमिकल रिएक्शन सेट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब बेटा यहां पे एक केमिकल रिएक्शन चलेगा, जिसके चलते क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स की डेवलपमेंट होगी, वोल्टेज की डेवलपमेंट होगी। और ये केमिकल चेंज क्या है, अगेन ये बेटा थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मैं आपको बता दूं, यहां पे आयंस की मूवमेंट होगी। ठीक है, सिग्नल के आते ही क्या होगा बेटा, आयंस इधर उधर बदलने लगेंगे, और आयंस की मूवमेंट होने की वजह से यहां बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स धीरे धीरे बेटा डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाएगी, और सेल बॉडी से ये पूरी की पूरी एक्सॉन में ट्रेवल करने लगेगी, जब तक ये इस नर्व एंडिंग तक नहीं पहुंच जाए।
ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोसेस फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, और फिर क्या होगा, फिर वो एक्सॉन के थ्रू जाएगी 4th पॉइंट पे, फिर बेटा ये नर्व एंडिंग में पहुंचेंगे। अब नर्व एंडिंग में क्या होगा, नर्व एंडिंग में मैंने बताया था साइनैप्स है, जिसमें क्या होगा बेटा, जिसमें अब यहां केमिकल ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, जिसमें यहां केमिकल ट्रांसमिशन होगा। तो यहां पे क्या हो रहा था बेटा, यहां पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो रहा था, है ना, और यहां पे इस गैप में बेटा केमिकल ट्रांसमिशन होगा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट ऑफ कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर अक्रॉस द साइनैप्स, दिस अगेन पासेस एज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द नेक्स्ट डेंड्राइट एंड सो ऑन। कहने का मतलब क्या है कि यहां से केमिकल होते हुए ये दूसरे डेंड्राइट तक पहुंचेगा, फिर दूसरे डेंड्राइट से अगेन वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, ऐसे ही बेटा ट्रेवल करता जाएगा जब तक वो हमारे ब्रेन या हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। जब तक वो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंच जाता, यही प्रोसेस बेटा बार बार कंटिन्यू होता जाएगा। अब जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि न्यूरॉन किस तरीके से सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, पॉइंट टू पॉइंट बेटा ये सारे पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं, ठीक है। यहां पे एक चीज, इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं, इसको केमिकल इंपल्स लिखना है, ठीक है। सो 6, 7 टोटल 7 पॉइंट आपको ऐड करने हैं, ठीक है। टोटल आपको 7 पॉइंट ऐड करने हैं जब भी हम सिग्नल ट्रांसमिशन की बात करते हैं। याद रह जाएगा सबको ये पॉइंट्स, परसों अगर एग्जाम में आया सब लिख लोगे आराम से, अगर परसों एग्जाम में आ जाएगा सब लिख लोगे आराम से। रिपीट कर दो दोबारा, कुछ बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दो, ठीक है। देखो बेटा याद ऐसे रखो कि डेंड्राइट जो है सिग्नल को रिसीव करेगा, ठीक है। कहां से रिसीव करेगा बेटा, वो या तो हमारे किसी रिसेप्टर से रिसीव करेगा, किसी बेटा सेंसरी ऑर्गन से रिसीव करेगा। डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर उसके बाद यहां पे बेटा कुछ आयंस की मूवमेंट होगी, और आयंस की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, एक वोल्टेज की डेवलपमेंट होगी, एक बेटा हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स की डेवलपमेंट होगी, जो एक्सॉन से होते हुए हमारे नर्व एंडिंग तक पहुंचेंगे। अब नर्व एंडिंग से इलेक्ट्रिकल इंपल्स दूसरे न्यूरॉन तक जंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। नर्व एंडिंग से दूसरे इंपल्स बेटा नहीं जंप कर पाएगा, इसके वजह से क्या होगा, वो केमिकली ट्रांसफर हो जाएगा, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे बेटा, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, हमारे सेल के उबर जैसा है, उबर है ना कैब, उसके जैसा है, या रैपिडो जैसा, जो भी याद रखना हो याद रख लो। न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल को केमिकली ट्रांसफर कर देगा कि ले भाई मैंने कर दिया, आप जा। उसके बाद बेटा ये दूसरे न्यूरॉन में वही कहानी दोबारा रिपीट होगा, दोबारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे बढ़ेगी, ठीक है, दोबारा ये केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही चीज बार बार रिपीट होता जाएगा जब तक वो फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए, जब तक वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या इफेक्टर जो भी है वहां तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो ये है न्यूरॉन के ट्रांसमीटर या ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल थ्रू न्यूरॉन। क्लियर है। अब थोड़े से बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो एनसीईआरटी में 3 न्यूरॉन के बारे में दिया गया है। नंबर 1 इज सेंसरी न्यूरॉन, नाम से ही बेटा पता चलता है सेंसरी न्यूरॉन, दैट मींस ये क्या करेंगे बेटा, ये सेंस करेंगे, ये सिग्नल को रिसीव करेंगे, ये सिग्नल को सेंस करेंगे। नंबर 2 इज मोटर न्यूरॉन। मोटर का मतलब क्या होता है, मोटर का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, सेंसरी का मतलब बेटा ये सेंस करेगा सिग्नल को, ठीक है। मोटर का मतलब मूवमेंट। इंटरन्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स का मतलब है ये मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में फंसे हुए बेचारे न्यूरॉन्स है, ठीक है। इंटरन्यूरॉन्स क्या है बेटा, हमारे मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में जो फंसे हुए न्यूरॉन्स है उनको हम कहते हैं इंटरन्यूरॉन्स। तो 3 टाइप के न्यूरॉन है। सबसे पहले बात करें सेंसरी न्यूरॉन के, जैसे कि मैंने बोला यस, मोटर न्यूरॉन्स आर आल्सो नोन एज रिले न्यूरॉन्स, ठीक है, उनको रिले न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। तो दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स
इन द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एफरेंट न्यूरॉन्स। वो क्या करेंगे बेटा, वो अलग अलग सेंस ऑर्गन से हमारे सिग्नल को बेटा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगा, ठीक है। तो मान लो, लेट अस अज्यूम ये है हमारा सीएनएस, ठीक है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ब्रेन है और ये बेटा हमारे स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहां पे अगर आप देखोगे सेंसरी न्यूरॉन की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी या ऐसी होगी? इन दोनों में से बेटा सेंसरी न्यूरॉन की डायरेक्शन कौन सी होगी? ए वाला पार्ट होगा या बी वाला पार्ट होगा? कौन सा होगा बेटा? व्हाट विल बी द आंसर? सेंसरी न्यूरॉन की पाथवे कौन सी होगी? ए, यस, वेरी गुड। सो बेटा यहां जो हमारे बॉडी के अलग अलग रिसेप्टर से, रिसेप्टर का मतलब क्या हो सकता है बेटा? सेंस ऑर्गन हो सकता है, ठीक है, अलग अलग रिसेप्टर से जो बेटा सिग्नल को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कहीं पे भी ले जा सकती है, ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जा रही है, उनको हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। ठीक उसी तरीके से बेटा जो सिग्नल को हमारे मसल की तरफ ले जा रही है, चाहे वो ब्रेन से ले जा रही हो, चाहे वो हमारे मसल क्या है? मसल इफेक्टर है। इफेक्टर का मतलब है जिससे हम जवाब देते हैं, है ना। तो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से अगर कोई न्यूरॉन हमारे मसल से कनेक्ट हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मोटर न्यूरॉन। अब इन दोनों के बीच में जो बेटा न्यूरॉन फंसा हुआ है, ठीक है, फंसा हुआ नहीं होता, बस प्रेजेंट होता है, तो इन दोनों के बीच में बेटा जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेटा या तो रिले न्यूरॉन कहते हैं या तो इंटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। सो ऑल टुगेदर 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं। नंबर 1 जो बेटा रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल ले जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन है। नंबर 2 जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक सिग्नल को ले जाएगा, क्या है बेटा? वो है हमारे मोटर। और उनके बीच जो फंसे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? वो है रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। वापस आते हैं इसके डेफिनेशन पे, क्योंकि लिखना है हमें एग्जाम में। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या हो जाएगा बेटा? दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन, ठीक है, रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट का मतलब किसी की तरफ जाना। एफरेंट का मतलब क्या है? एफरेंट का मतलब है किसी की तरफ जाना। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हेन वी हियर अ साउंड द सिग्नल इज कैरीड फ्रॉम इनर ईयर टू ब्रेन। जब हमें किसी की आवाज सुनाई देती है तो सिग्नल कहां जाता है बेटा? हमारे कानों से होते हुए हमारे ब्रेन तक जाती है। ठीक उसी तरीके से जब हमें कोई दिखता है तो सिग्नल हमारे आंखों से होते हुए हमारे ब्रेन तक जाती है ना। तो ये क्या है? ये सेंसरी न्यूरॉन की वजह से है। एफरेंट न्यूरॉन का मतलब मैंने आपको बताया, एफरेंट वर्ड का मतलब है टुवर्ड्स समथिंग, किसी की तरफ जाना, ठीक है। सिमिलरली मोटर न्यूरॉन्स, जैसे कि मैंने बोला, वो बेटा हमारे ब्रेन के सेल्स से या स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स से हमारे ऑर्गन्स, हमारे मसल तक सिग्नल को ले जाती है। ये हमें रेस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं ना, रिएक्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे जब भी हमें बेटा मूवमेंट करना हो, मान लो अभी आप सब लोग बैठे होंगे, है ना, कोई लेटा होगा, कोई ऐसे बेड पे लेटकर वीडियो देख रहा होगा, कोई टेबल पे अच्छे से पेन और पेपर के साथ बैठा होगा, कोई ऐसे रिक्शा में जाते हुए वीडियो देख रहा होगा, है ना। तो कौन कौन है जो बेड में मस्त लेट के ये वीडियो देख रहा है, और कौन कौन है जो पेन और पेपर के साथ बैठकर बेटा ये वीडियो देख रहा है? कौन कौन बच्चे हैं बेड पे? बढ़िया बेटा, ये ही सही है। ये गलत है बेटा, बेड पे बैठ के हमें नहीं देखना चाहिए, वही नींद आ जाएगी बेकार में, है ना, और वो कुछ याद भी नहीं रहेगा। आधे से ज्यादा बच्चे तो बेड पे ही बैठे हुए हैं, टेबल पे तो कोई नहीं बैठा हुआ है ना। अच्छा, बस 1-2 बच्चे बैठे हुए हैं पेन पेपर के साथ। चलो जो बैठा हुआ है ना, एक बार उठो, उठ के 3 बार जंप करो, नींद खुल जाएगी। जो बेड पे लेटे हुए ना, बेड से उठो और 3 बार जंप करो, नींद खुल जाएगी आपकी, टूट जाएगी नींद। अच्छा, कर लिया? हो गया जंपिंग? डांस वांस भी करना है किसी को तो कर लो, थोड़ा सा नींद टूट जाएगी।
12 बजे से बैठे हो, समझ पा रही हूं मैं आपके भावनाओं को, थोड़ा डांस वांस भी कर लो। चलो तो बेटा देखो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स की बात करें तो ये क्या करेंगे, ब्रेन के सेल से या स्पाइनल कॉर्ड के सेल से बेटा ये हमारे इफेक्टर ऑर्गन, जो कोई दूसरी ऑर्गन, कोई ग्लैंड, कोई मसल, कुछ भी हो सकता है, वहां तक सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। इनको हम बेटा कहते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट का मतलब है जो सिग्नल को कहीं दूर ले जाता है, अवे फ्रॉम समथिंग। ठीक है, इफरेंट का मतलब जो सिग्नल को दूर ले जाता है। जैसे कि हम अपने मसल्स मूव करते हैं, अगर आप में से कुछ बच्चों ने सच में डांस किया अभी, जो कि मैं देख पा रही हूँ कमेंट सेक्शन में, तो बेटा आपने जो ये डांस किया, ये आपके जो मसल की मूवमेंट हुई, ये किसके वजह से हुई, क्योंकि ब्रेन से सिग्नल आया, ब्रेन से सिग्नल आया। लास्ट में जो बेटा न्यूरॉन है दैट इज इंटर न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इनका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, इनका दूसरा नाम रिले न्यूरॉन्स भी है। ठीक है, इसका दूसरा नाम रिले न्यूरॉन्स भी है। अब ऑल टुगेदर 3 न्यूरॉन है, सेंसरी, मोटर एंड रिले और इंटर न्यूरॉन। अब ये जो टॉपिक है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आते रहते हैं। इस डायग्राम को तो बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा याद रखना है। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। इस डायग्राम का, इस बला का नाम क्या है भाई, इस बला का नाम है रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज, प्रोसेस में बाद में आते हैं। मुझे बताओ जरा बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है भाई, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन। चलो कोई बच्चा तो है जो लिख रहा है आई लव यू ऑल बच्चा। सब बताओ रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। सडन इनवॉलेंटरी एक्शन, यस सडन एक्शन। ये जो बेटा हम अचानक से स्पॉन्टेनियस एक्शन नहीं कहेंगे बेटा, फास्ट सडन एक्शन कहेंगे। अचानक से हम जो क्विक मूवमेंट करते हैं, जैसे कि पिज्जा का आते ही बेटा स्मेल आते ही मुंह में पानी आ जाना, जैसे कि बेटा हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम क्या करते हैं, अचानक से हाथ पीछे कर देते हैं। या हमारे आंखों के सामने से कोई बेटा ऐसे अचानक से हाथ ले जाए तो हम क्या करेंगे, आंखों को ब्लिंक कर देंगे। तो ये जो अचानक से होने वाले सडन एक्शंस है जिसपे हमारा जोर बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है, उन एक्शंस को हम क्या कहते हैं, उन एक्शंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एक्सक्यूज मी। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है बेटा, दे आर सडन इनवॉलेंटरी एक्शन। ठीक है, दे आर सडन इनवॉलेंटरी एक्शंस। अब प्रोसेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, पूरी की पूरी रिफ्लेक्स एक्शन में बेटा ब्रेन कहीं पे भी काम नहीं आता। ब्रेन इसमें बेटा डिसीजन मेकिंग नहीं करता। ब्रेन बस क्या करता है, ब्रेन बस इंफॉर्मेशन को रख लेता है कि भाई हाँ ऐसा कुछ हुआ था। अदरवाइज यहां पे जो मेन सेंटर है, यहां पे जो मेन एचओडी है, क्या है भाई, वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो होता क्या है, देखो कहानी कहां से शुरू होती है। इस बंदे का नाम है पिंटू, लेट अस अज्यूम। पिंटू ने बेटा बिना सोचे समझे गर्म पानी में हाथ रख दिया। अब पिंटू का हाथ जलेगा, है ना, लेकिन पिंटू का हाथ यहां नहीं जलेगा क्योंकि पिंटू के पास है कमाल का एक्शन कॉल रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखो पिंटू ने जब गर्म पानी में हाथ बेटा रखा, उसकी स्किन में जो रिसेप्टर है, ठीक है, उसकी स्किन, आप में से किसी का नाम पिंटू तो नहीं है ना, अगर है तो सॉरी है। सो बेटा पिंटू ने जब गर्म पानी में हाथ रखा तो स्किन में जो रिसेप्टर था उसने हीट को बेटा तुरंत ही क्या किया, महसूस किया। यस, थर्मोरिसेप्टर, उसने बेटा हीट को तुरंत ही रिसीव किया। हीट भी यहां, गरम भी यहां क्या है बेटा, गरम भी यहां एक टाइप का रिसेप्शन है, एक टाइप की सेंसेशन है। तो तुरंत ही क्या हुआ, सिग्नल गया हमारे भाई सेंसरी न्यूरॉन के पास कि भाई हाथ जल जाएगा, हटाओ हाथ हटाओ। तो पिंटू के स्किन में जो रिसेप्टर थे वो बेटा गया सेंसरी न्यूरॉन के पास सिग्नल। सेंसरी न्यूरॉन दौड़ा दौड़ा गया किसके पास, ब्रेन के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रेन के पास जाएगा तो ब्रेन है हमारा थोड़ा स्लो, है ना, बड़ा सोचता रहता है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, वो जाएगा फटाफट से स्पाइनल कॉर्ड के पास, जो एकदम फटाफट से आंसर दे देता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाकर सेंसरी न्यूरॉन बोलेगा कि भाई हाथ हटा ले, नहीं तो तू तो गयो, है ना। उसके बाद क्या होगा,
स्पाइनल कॉर्ड को लगेगा कि ब्रेन तक ले जाऊंगा मैसेज, तो ब्रेन सोचता रहेगा, उससे अच्छा है मैं ही कुछ वो कर दूं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, रिले न्यूरॉन से होते हुए मैसेज को बेटा मोटर न्यूरॉन को भेज देगा। वो बोलेगा कि मोटर न्यूरॉन जाओ और तुरंत ही हाथ को पीछे खींच लो, नहीं तो ये बेचारा तो गयो, है ना। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, तुरंत ही बेटा मसल को बोलेगा, जो कि इफेक्टर है, कि चलो भाई कॉन्ट्रैक्ट करो और हाथ को खींचो। तो मोटर न्यूरॉन से सिग्नल मिलते ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और पिंटू जी का हाथ जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, फायर से हट जाएगा, है ना। पिंटू नॉट ऑन फायर हो जाएगा। सो पिंटू जी का हाथ तुरंत ही हट जाएगा, दैट मीन्स वो जलने से बच जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे पाथवे को समझना है। तो दोबारा से देखते हैं क्या हो रहा था बेटा। स्टिमुलस था यहाँ पे हीट, है ना, रिसेप्टर था यहाँ पे स्किन में। सेंसेशन कहाँ गया, सबसे पहले गया बेटा यहाँ पे सेंसेशन हमारे सेंसरी न्यूरॉन के पास, जो कि ये है। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को कहाँ ले गया बेटा, रिले न्यूरॉन तक ले गया। रिले न्यूरॉन कहाँ है बेटा, रिले न्यूरॉन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। रिले न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन को बोला कि भाई कुछ करो, थोड़ा मूवमेंट करो, कुछ तो दिखाओ, और करने के बाद मोटर न्यूरॉन ने सीधा अपना जलवा दिखाया, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मसल कॉन्ट्रैक्ट होते ही पिंटू जी का हाथ गर्म पानी से हट गया, बच गया। दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। सिंपल था ना, सिंपल था ना, सिंपल था। ओके, तो बेटा देखो अब क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन ये आता है, डायग्राम आपको दे दिया जाएगा, या तो आपको यहां ए बी सी डी कर दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई ये क्या है, कौन सा न्यूरॉन है बता दो, या आपको पूछा जाएगा व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है। तो बेटा ये जो एक्शन हुआ, ये जो तूने मारी एंट्री और झटाक से हुई, क्या झटाक से हुई हाथ हटाना, है ना। तो ये जो बेटा हुआ ये क्या है, ये है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पूरी पाथवे है, पाथवे ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे। ठीक है, पाथवे ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, एक्शन जो सडन एक्शन हुआ, हाथ हमने हटा दिया, वो तो एक्शन था, लेकिन जिस तरीके से सिग्नल बेटा ट्रांसमिट हुआ उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क, जिसमें हमारे सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर इन्वॉल्व है। अब इसी पॉइंट से और एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या लिखोगे बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, नॉट स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी। सो व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पूछ लेते हैं कभी कभार। अब आप ये तो नहीं लिख सकते हो देयर इज नो रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, क्या हम ये लिख सकते हैं, बच्चे लिख रहे हैं नथिंग, नो रोल, गलत जवाब बेटा, ये कभी नहीं लिखना। ठीक है, कभी नहीं लिखना। अब देखिए मोदी जी कुछ काम करते हैं, कोई बिल हमारे पार्लियामेंट से पास होता है, लेकिन क्या बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के वो बिल वैलिड होता है। सोशल का क्वेश्चन है, मुझे पता है बेटा, जो हमारे पार्लियामेंट से बिल पास होता है बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से, बेटा क्या वो बिल वैलिड होता है, नहीं होता ना, नहीं होता। ठीक उसी तरीके से बेटा, ठीक उसी तरीके से सेम, बिना ब्रेन के अनुमति के कोई भी एक्शन वैलिड नहीं होता। तो जब भी ये क्वेश्चन आए, तभी मैंने बच्चों को पूछा कि व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो हमें कभी भी ये नहीं लिखना है देयर इज नो रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, हमें इतना बड़ा लड्डू मिल जाएगा, हमें ये बिल्कुल नहीं लिखना। हम क्या लिखेंगे, ब्रेन जस्ट स्किप द मैसेज। ठीक है, ब्रेन जस्ट स्किप द मैसेज ऑफ द एक्शन। ठीक है, देखो जब हम हाथ हटाते हैं, एक बात बताओ, हमने किसी गर्म पानी में हाथ रख दिया तो हम हाथ हटाते हैं, तो क्या ये हमें याद नहीं रहता। सिंपली आप सोचो खुद, आप गर्म पानी में हाथ रख दोगे, अचानक से आप हाथ हटा दोगे, क्या आपको ये याद नहीं रहेगा कि आपने हाथ हटाया है, क्या आप इस चीज को भी भूल जाओगे।
याद रहेगा, है ना। बस हमें क्या याद नहीं रहता, हमें उस टाइम की डिसीजन मेकिंग याद नहीं रहती। हमको ये नहीं याद रहता कि भाई हमने इतनी जल्दी हटाया कैसे, हमको ये नहीं याद रहता। लेकिन हमको ये याद जरूर रहता है कि हमने हाथ हटाया, गलती से गर्म पानी में हाथ आ गया था बट हमने हटा लिया था, है ना। तो ब्रेन विल कीप द मैसेज ऑफ द एक्शन, बट नेक्स्ट पॉइंट यहां पे ये लिखना है, ब्रेन विल नॉट टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, नॉट टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन की डिसीजन मेकिंग में ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, लेकिन हाँ इंफॉर्मेशन ये जरूर रखता है। देखो पाथवे फटाफट से मैं पढ़ देती हूं, की पॉइंट्स मैंने यहां पे ऐड किया हुआ है। स्टिमुली इज सेंस्ड बाय द सेंसरी रिसेप्टर, एंड उसके बाद क्या होगा बेटा, वो स्टिमुली सीधा स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन इस स्टिमुली को बेटा कहां पहुंचाएंगे, हमारे मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाएंगे। फिर मोटर न्यूरॉन्स इसको पास करेंगे आगे हमारे किसी ऑर्गन, हमारे मसल के पास, जिसके थ्रू हम रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हम रेस्पॉन्ड करेंगे। और इस पूरे सिनेरियो में ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन बस मैसेज को रखेगा कि भाई हाँ पिंटू के साथ ऐसा हादसा हुआ है, ठीक है, पिंटू के साथ ऐसा हादसा हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट इस पूरे चैप्टर का, मैं कोशिश कर रही हूं जितना बेटा फास्ट कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इस पूरे चैप्टर का क्या है, दैट इज द ब्रेन। अब ब्रेन से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ब्रेन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, फंक्शन ऑफ हिंड ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, व्हाट इज द वॉलंटरी पार्ट ऑफ द बॉडी ब्रेन। तो इस टाइप से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ब्रेन वाले पार्ट से। तो इसीलिए ब्रेन थोड़ा अच्छे से देखकर जाना, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आएगा, बेफिक्र रहो, लेकिन हाँ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, तो एक बार ब्रशअप कर लेना, देख लेना स्पेशली पार्ट्स, ठीक है। तो ब्रेन की बात करें, 3 पार्ट्स है ब्रेन के बेटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो यहां पे अगर आप देखोगे दिस एंटायर पार्ट इज नोन एज फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में आप देखोगे सेरिब्रम है, फिर हमारे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी जैसे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। मिड ब्रेन की बात करें तो ये जो बीच वाला एरिया है बेटा, ओनली दिस पार्ट इज द मिड ब्रेन। एंड हिंड ब्रेन, जो ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा है, उसमें पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम जैसे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ब्रेन के बेटा हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रेन कैसे बनाओ बेटा, ब्रेन बनाने को नहीं आएगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसकी लेबलिंग जरूर देख लेना, ठीक है, लेबलिंग जरूर देख लेना। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए नहीं आते हैं, बट हाँ लेबलिंग के लिए आ सकता है, तो इसीलिए लेबलिंग जरूर देखना। बाकी देखो बेटा, हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, हेमिस्फीयर इनको हम कहते हैं, दिस इज द हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। और दोनों हेमिस्फीयर, दोनों पार्ट बेटा एक हल्के से स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं, विच इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। बट अगेन एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, बट हाँ इस डायग्राम को इग्नोर नहीं करना है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम। ब्रेन के बेटा सीधा पार्ट्स पे आता है, क्योंकि पार्ट से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसका फंक्शन बता दो, उसका फंक्शन बता दो। तो फंक्शंस जरूर देखकर जाना, फंक्शन जरूर रिवाइज करना बेटा। पहला फंक्शन क्या है फोर ब्रेन का, देखो, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन। हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है बेटा, उनका घर है हमारा ये फोर ब्रेन, जो बिल्कुल घी की तरह लगता है, ठीक है। हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स के घर है यहाँ पे फोर ब्रेन पे। फोर ब्रेन की भी अगर मैं बात करूं, ये जो पूरा इलाका है ना बेटा, ये हमारे मेमोरीज के लिए, हमारे सेंस ऑर्गन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस एरिया का नाम क्या है, इसका नाम है सेरिब्रम, इसका नाम है सेरिब्रम। अब बच्चे अक्सर सेरिब्रम और सेरिबेलम में भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। तो यहां पे अगर आप देखोगे, सिग्नल रिसीव करेंगे बेटा सेंस ऑर्गन से, जैसे कि हमारे आंखें, कान, नाक, है ना, स्किन हो गया, टंग हो गया, इन सब अलग अलग सेंस ऑर्गन्स का अलग अलग घर है। उसके अलावा ये जो बेटा सेरिब्रम है, वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रीट करता है। जैसे कि आप लोग सोचते हो ना, अच्छा ये पढ़ू कि नहीं पढ़ू, ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कहां तक आएगा, कितने मार्क्स का आएगा। अब कोई अगर आपको बता दे कि भाई ये नहीं आएगा, 1 मार्क का आएगा, आप क्या सोचोगे,
अरे एक ही मार्क का तो आएगा, छोड़ देता हूं, सोचोगे ना ऐसा। तो ये जो जितना भी बेटा ये दही दिमाग की खिचड़ी जो बनती है ना, ये सारा खिचड़ी हमारे फोर ब्रेन का कमाल है। सारी की सारी खिचड़ी बेटा कहां पकती है? फोर ब्रेन में या सेरिब्रम में पकती है ना। तो इट इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन। उसके अलावा बेटा ये हमारे बॉडी में वॉलेंटरी मूवमेंट्स, मतलब जो हमारे हिसाब से होता है। मेरे को मन किया मैं डांस करूंगी, मैं मन किया मैं हाथ से बेटा लिखना शुरू कर दूंगी, मेरे को मन किया तो मैं किसी को बॉक्सिंग मारने लग गई, नहीं मारूंगी वो अलग बात है। तो ये सारी की सारी चीजें वॉलेंटरी एक्शंस जो होती है वो हमारे फोर ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। फिर अगर आप देखोगे बेटा हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हमारे मेमोरी के बेसिस पर, ये हमारे मेमोरीज की बेसिस पर हमारे एक्सपीरियंसेस को बेटा चेंज करती है। जैसे कि मानो आप लोग गए थे कहीं घूमने, ठीक है, आप लोग कहीं घूमने गए थे एक रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट का नाम था ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, मुझे कोई नाम याद नहीं आ रहा, और वहां का खाना बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा, मतलब बिल्कुल ही नमक वमक कुछ नहीं था, कोई टेस्ट नहीं था। तो ऐसे में क्या आप सेकंड टाइम उस रेस्टोरेंट में जाओगे खाने? क्या ऐसे में आप नेक्स्ट टाइम उस रेस्टोरेंट में खाने जाओगे? यस और नो? नहीं जाओगे ना, नो, कभी नहीं जाओगे। इनफैक्ट कोई और भी जाएगा तो क्या बोलोगे? अरे उधर मत जाओ, बेकार का खाना है, मैं गया था, पैसा ऐसे बर्बाद हो गया मेरा, है ना। तो ये क्या है बेटा? हमारा बिहेवियर है पास्ट एक्सपीरियंस से, कि भाई एक बार गया था, बहुत गंदा खाना था, वहां तो जाओ ही मत। तो ये मेमोरी जो है, ये जो बेटा पास्ट एक्सपीरियंसेस हमको याद रहती है, कहां से होता है बेटा? ये अगेन हमारे फोर ब्रेन, हमारे सेरिब्रम का कमाल है ना। वैसे ही कोई कोई अच्छा भी लगता है हमें क्लास में, अरे देखो वो आ गई और दिल को चैन मिल गया, ये सब कुछ कहां है बेटा? ये सारा दिमाग का खेल है, इसमें दिल का कोई खेल नहीं है ना। दिल इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन, सारा दिमाग का खेल है। सारी मेमोरीज कहां है बेटा? सारी मेमोरीज यहां इस फोर ब्रेन में है। सिमिलरली नेक्स्ट फंक्शन की बात करें यहां पे, इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन स्टिम्युलस एंड रेस्पॉन्स। कैसी स्टिम्युली है उस हिसाब से बेटा हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, कैसी स्टिम्युली है और उस हिसाब से भाई हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये चीज भी हमारे फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। इसके अलावा बेटा अगेन जैसे कि मैंने बोला, अलग अलग सेंस ऑर्गन का घर है, तो सुनना, स्मेल, टच, टेम्परेचर, पेन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे फोर ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है, हमारे फोर ब्रेन से कनेक्टेड है। अब बात करें मिड ब्रेन की। अब मिड ब्रेन जो कि सेंटर वाला पार्ट है ना, सेंटर वाला पार्ट बहुत ही छोटा हिस्सा दिया गया है बेचारे को। देखो सेरिब्रम इतना बड़ा हिस्सा लेके बैठा हुआ है, नीचे वाला हिस्सा हिंड ब्रेन लेके बैठा हुआ है, ये छोटा सा टुकड़ा हमारे बेचारे मिड ब्रेन को दे दिया गया है। मिड का मतलब क्या होता है? बीच वाला ब्रेन, है ना, मिड ब्रेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है बेटा? ये एक ब्रिज की तरह काम आता है। ब्रिज का मतलब होता है बेटा हिंड और जो हमारे फोर ब्रेन है उनके बीच एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम आता है, ठीक है। सो इट एक्ट एज अ ब्रिज एंड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इट इज मेनली कंसर्न विथ सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग। मेनली अगर हम मिड ब्रेन की फंक्शन बात करें तो यहां बेटा सुनना, ठीक है, यहां पे मेनली कौन कौन से हमारे काम आते हैं सेंस ऑर्गन? सुनना और आंखों के सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। बट अगेन मिड ब्रेन का फंक्शन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। मिड ब्रेन हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस कंट्रोल करते हैं, बस एक ही लाइन में दिया गया है, तो इसीलिए आप मिड ब्रेन को भी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को नहीं करना। हिंड ब्रेन इंपॉर्टेंट है बेटा। हिंड ब्रेन की बात करें, तीन मेन पार्ट्स है, सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे बेटा सेरिबेलम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या करता है सेरिबेलम? तो चलो सेरिबेलम से ही शुरू करते हैं। ये जो ब्रेन के पीछे फूल पत्ती बने हुए हैं ना, ये फूल गुलाब का फूल नहीं है मुझे पता है, लेकिन जैसा भी हो फूल जैसा दिखता है। तो ब्रेन के पीछे जो ये फूल बना हुआ है बेटा, ये फूल ही है हमारा सेरिबेलम, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट, बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करता है। बेटा क्या हम, एक बात बताओ, क्या हम सीधा चलते हैं तो अचानक से टेढ़ा चलने लग जाते हैं? या हम बैठे होते तो अचानक गिर जाते हैं? या हम बेटा, हाँ कॉलीफ्लावर, गोभी कह सकते हो, यस वेरी गुड, बड़ा कोर बहुत ही ज्यादा बेटा आपने रिजेम्बलेंस बनाया है गोभी, यस। तो बेटा हमारे बॉडी का एक पोस्चर है, हम सीधा खड़े होते हैं, हम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से नहीं खड़े होते।
या हम जब स्ट्रेट चलते हैं तो हम स्ट्रेट ही चलते हैं, स्ट्रेट चलते चलते अचानक से टेढ़ा नहीं चलने लगते। तो ये क्या है बेटा, ये पूरा पोस्चर जो है, बॉडी का बैलेंस जो है, यही गोभी जो है हमारे ब्रेन में सेरिबेलम वो कंट्रोल करता है। पॉन्स की बात करें यहाँ पे, तो पॉन्स में हमारे रेस्पिरेशन के सेंटर्स है जो हमारी ब्रीदिंग रेट, सांस लेने की रेट को कंट्रोल करता है। फिर बेटा स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में अरोजल्स मतलब अवेकनिंग, कि हम कब गुस्सा होते हैं, हमें कब बेटा अवेकन होते हैं, ये सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। बट मेनली अगर आप देखोगे रेस्पिरेशन में पॉन्स और मेड्यूला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर बात करें मेड्यूला ऑब्लोंगाटा की, जो कि थर्ड पार्ट है हमारे हिंड ब्रेन की, वो हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को, खांसी को, स्नीजिंग को बेटा, है ना, कफिंग, स्नीजिंग, सलाइवेशन, ये जो मस्त खाना देखने में बेटा मुंह में पानी आता है। गोलगप्पे देखकर किस किस के मुंह में पानी आता है, जरा ये बताओ। मेरे तो मुंह में पानी आता ही आता है गोलगप्पे देखकर। किस किस को आता है? ब्रेक अभी नहीं मिलेगा बेटा, बस चैप्टर वाइंड अप होंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर ब्रेक, ठीक है। फिर मैम आएगी आपको पढ़ाने। अच्छा, मी बहुत सारे मी है, चलो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको गोलगप्पे देखकर पानी आता है मुंह पे, है ना। वॉमिटिंग हो गया, वॉमिटिंग नहीं आती है, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन हो गया। ये सारे मेनली इनवॉलेंटरी एक्शन है। अगर आप देखोगे ये सारे मेनली बेटा इनवॉलेंटरी एक्शन है। तो मेड्यूला इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंटरी एक्शंस, जैसे कि हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करना, जैसे कि हमारे बेटा ब्लड प्रेशर, कफिंग, स्नीजिंग, सलाइवेशन, वॉमिटिंग एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन का होना, ठीक है। तो ये क्या है, हिंड ब्रेन, ब्रेन का पिछला वाला हिस्सा है, ठीक है। पिछला वाला हिस्सा है जो हमारे बॉडी के अलग अलग क्या करेंगे, इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेंगे। फंक्शंस क्लियर है? फंक्शंस क्लियर है? फोर ब्रेन का, उसके बाद मिड ब्रेन का, हिंड ब्रेन का। मिड ब्रेन का नहीं आएगा, लेकिन आप फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन का जरूर आ सकता है, देख लेना। क्लियर है? आगे बढ़े, गोलगप्पे से आगे बढ़ लेते हैं, है ना। ओके, सो अब बेटा बात करें प्रोटेक्शन की। हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड है? तो ब्रेन सबसे पहले बेटा प्रोटेक्टेड है एक हड्डियों वाली कवरिंग से। सिमिलरली हमारे स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्टेड है एक हड्डी वाली कवरिंग से। ब्रेन में जो हड्डी है दिस इज नोन एज स्कल। बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल लैंग्वेज में समझना चाहोगे तो उसको हम कहेंगे क्रैनियम, ठीक है। ब्रेन का जो बेटा कवरिंग है उसको हम कहते हैं स्कल, और बायोलॉजी के लैंग्वेज में समझना है तो उसको हम क्रैनियम कहते हैं। कोई दूसरी चीज नहीं है बेटा, ब्रेन एंड क्रैनियम इज दी बोनी पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर उसके अलावा आप देखोगे ब्रेन के बाद तीन बेटा मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं मैनिंग्स, है ना, जिनको हम कहते हैं मैनिंग्स। मैंने जब इन डिटेल वन शॉट पढ़ाया था मैंने बोला था ड्यूरा मैटर, है ना, एरेक्नॉइड, और उसके बाद क्या था बेटा पिया मैटर। बट अगेन एनसीईआरटी में ये नाम मेंशन नहीं है, तो बस मैनिंग्स भी लिख दोगे काफी है। ये ड्यूरा, पिया, एरेक्नॉइड में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे, इन मैनिंग्स के बीच में बेटा एक फ्लूइड होता है, दैट इज CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम आता है, ठीक है। अगर आप देखोगे बेटा, आप एक स्ट्रक्चर को पानी में रख दोगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर हमेशा यहां वहां भटकता रहेगा लेकिन टूटेगा नहीं, तो इसको हम शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह यूज करते हैं। सो द फ्लूइड फिल्ड बलून एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट, ठीक है। कुशन जैसा काम आता है जो क्या करेंगे, हमारे ब्रेन के सेरिब्रम को इंजुरी या शॉक से प्रिवेंट करेंगे। तो ब्रेन में कितने प्रोटेक्शन है, 3 प्रोटेक्शन। भगवान ने हमको ट्रिपल प्रोटेक्शन के साथ भेजा है। क्या क्या है? नंबर 1 हड्डी वाला पार्ट है, दैट इज स्कल या क्रैनियम। नंबर 2 मैनिंग्स जो कि मेम्ब्रेन है, और नंबर 3 क्या है बेटा, नंबर 3 है हमारी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सिमिलरली अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड में भी बेटा हमारे क्या है, मैनिंग्स है, ठीक है, मैनिंग्स है। बस यहां पे जो हड्डी है उसको स्कल ना कहकर उसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन, और उसके अलावा यहां पे भी बेटा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स प्रेजेंट है, ठीक है।
इट ऑल्सो हैज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बाकी वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां हैं वैसे पूछेंगे तो नहीं, बट 33 इंडिविजुअल बोन्स। दैट मीन्स जो चीजें हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है ठीक वही चीजें हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करते हैं। दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ट्रिपल प्रोटेक्शन के साथ भगवान ने हमको बनाया है ना। ओके चलो अब बेटा बात करें थोड़ा सा यहां पे हार्मोनल सिस्टम की, एंडोक्राइन सिस्टम की। तो क्या डिफरेंस है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, फटाफट से बता दो। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बताऊं आपको एंडोक्राइन सिस्टम की तो क्या क्या होता है बेटा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, क्या क्या होता है, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। ओके तो देखो बेटा सबसे पहले बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डकलेस ग्लैंड्स, है ना, डकलेस ग्लैंड्स, इसमें कोई डक वक नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्या होता है बेटा, नेक्स्ट अगर आप देखोगे दे रिलीज देयर केमिकल्स, ठीक है, रिलीज केमिकल्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, है ना, डायरेक्टली इनटू ब्लड। और इन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, इन केमिकल्स को हम कहते हैं कॉल्ड हॉर्मोन्स। इन केमिकल्स को बेटा हम कहते हैं हॉर्मोन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है हार्मोन की कैरेक्टरिस्टिक्स। हार्मोन की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पे देखो दे आर सिक्रीटेड इन लेस अमाउंट, ठीक है, इन लेस अमाउंट बट आर वेरी इफेक्टिव, ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी में बेटा ये सिक्रीट होता है बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। देखो न्यूरॉन्स बॉडी के हर सेल तक नहीं पहुंच पाते, न्यूरॉन्स बॉडी के हर सेल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन भाई साहब ये जो हमारे डकलेस ग्लैंड की सिक्रेशन है, ये जो हमारे एंडोक्राइन की सिक्रेशन है, ये बेटा बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, कम क्वांटिटी में भी, ठीक है, कम क्वांटिटी में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द ग्लैंड सिस्टम। तो ग्लैंड सिस्टम वैसे तो बेटा बहुत सारे ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ कुछ ग्लैंड्स के बारे में इन डिटेल एनसीईआरटी में दिया गया है। फटाफट से एक बार ब्रशअप कर लेते हैं, फटाफट से बताओ ब्रेन में कितने ग्लैंड्स होते हैं। ब्रेन के पास बेटा कितने ग्लैंड्स है, 3 ग्लैंड्स है, ठीक है, ब्रेन वाले एरिया में 3 ग्लैंड्स है। और उसके बाद हमारे यहां पे कितने ग्लैंड्स है बेटा, यहां पे 2 ग्लैंड्स है अगर आपको याद है। उसके बाद बात करें चेस्ट वाले कैविटी में 1 ग्लैंड्स है। फिर बिलो द स्टमक देयर इज अ ग्लैंड, किडनी के ऊपर बेटा 2 ग्लैंड्स है ना। उसके बाद अगर मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरी, ठीक है। मैं यहाँ ग्लैंड ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, फटाफट से बेटा यहाँ मैं लिख रही हूँ ग्लैंड्स के नाम, ठीक है, रफली फटाफट से लिख रही हूँ ग्लैंड्स के नाम। तो ब्रेन वाले हिस्से में अगर आप देखोगे, अगर आपको ग्लैंड्स याद नहीं रहते तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ब्रेन में 3 ग्लैंड्स है। नंबर 1 इज दी पीनियल ग्लैंड, ठीक है, नंबर 2 इज दी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। नंबर 3 इज पिट्यूटरी। इसमें से अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में पिट्यूटरी के बारे में इन डिटेल दिया गया है, तो ये याद रखना है। पीनियल का मैंने बताया था स्लीप साइकिल को कंट्रोल करते हैं ये, है ना, स्लीप साइकिल को कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, बट अगेन मेनली आपको याद रखना है यहां से पिट्यूटरी को। फिर नेक वाले एरिया में आते हैं। नेक वाले एरिया में 2 ग्लैंड्स है, ठीक है, नेक वाले एरिया में 2 ग्लैंड्स है। नंबर 1 इज द थायराइड ग्लैंड, जो अगेन बेटा एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया गया है, तो थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में। दूसरा है पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो बिल्कुल इसके नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक, फिर चेस्ट वाले एरिया में अगर हम बात करें, चेस्ट में बेटा एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज थाइमस, जो कि बड़े होते होते डिजेनरेट हो जाता है ना। बात करें बिलो स्टमक, अच्छा स्टमक के नीचे कौन सा ग्लैंड होता है जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है? स्टमक के नीचे कौन सा ग्लैंड होता है जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है, जो कभी कभी एक्सो और कभी कभी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम आता है? एड्रेनालाइन नहीं, पैनकैरस, यस वेरी गुड बेटा। स्टमक के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है इट इज नोन एज पैनकैरस, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो बेटा 2 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं अबव किडनी,
किसके ऊपर? किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं 2 ग्लैंड्स, और उन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में भी दिया गया है, तो ये भी हमें थोड़ा इन डिटेल देखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बेटा मेल है लोअर एब्डोमेन में तो क्या प्रेजेंट होगा? टेस्टिस, और अगर फीमेल है लोअर एब्डोमेन में तो क्या प्रेजेंट होंगे? ओवरी। ठीक है, सो ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे ये सारे क्या है? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ये सारे क्या है बेटा? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। बट सारे ग्लैंड्स याद नहीं रखना है ना, लास्ट मोमेंट है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ के क्यों पाइलअप करे। पिट्यूटरी पढ़ लेना, ठीक है, पैनक्रियास पढ़ लेना, एड्रिनलाइन और थायराइड, क्योंकि इनके बारे में एनसीईआरटी में अच्छे से दिया गया है, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। चलो फटाफट से मैंने एक टेबल भी बनाया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा बात करें एड्रिनलाइन ग्लैंड की, कहां से प्रोड्यूस होते हैं बेटा? देखो एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर ग्लैंड्स थे, उससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है एड्रिनलाइन। ठीक है, उसका नाम है एड्रिनलाइन। करता क्या है? बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट वाले कंडीशन में। बेटा आपको देखो एक कंडीशन में देती हूं, मान लो आपको अंधेरे से डर लगता है और कहीं अकेले रूम में आप फंस गए हो, लाइट चल गई, ठीक है, अकेले रूम में फंस गए हो, लाइट चली गई है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? या तो भाग जाओगे या तो अपने डर का सामना करोगे, राइट? तो ये जो इमरजेंसी हार्मोन है वो है एड्रिनलाइन, फाइट और फाइट। भाई या तो लड़ो नहीं तो मरो, जैसे कि फिलहाल आप में से कुछ बच्चों की कंडीशन होगी, या तो पढ़ो नहीं तो मरो, है ना? तो यस, सो जाएंगे। हाँ बेटा यही सही था, सो जाना भी एक ओवरकम करना ही है। चलो कोई बात नहीं, फाइट और फ्लाइट कंडीशन। नेक्स्ट हार्मोन थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन बेटा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भगवान को याद करेंगे, तो भगवान को याद करना भी तो बेटा इमरजेंसी है ना। हम भगवान को कब याद करते हैं? जब लगता है कि भाई अब तो गए। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का मतलब है सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में कितने प्रोटीन बनते हैं, कितने प्रोटीन टूटते हैं, ये सारा हिसाब किताब खाता जो है बेटा, ये हमारे थायरॉक्सिन के पास है ना। थायरॉक्सिन क्या करेगा? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कितने बनेंगे, कितने टूटेंगे, प्रोटीन कितने बनेंगे, कितने टूटेंगे, फैट कितने बनेंगे, कितने टूटेंगे, ऑल ओवर इसकी मेटाबॉलिज्म कितनी है, एक्सक्यूज मी, ऑल ओवर इसकी मेटाबॉलिज्म कितनी है, इसका एक काउंट रखेंगे। उसके अलावा ये हमारे बॉडी के बीएमआर मतलब बॉडी के केमिकल रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाएगा। ठीक है, अब आप बात करोगे यहां पे तो इट रेगुलेट ग्रोथ लाइक ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन्स एंड मेंटल डेवलपमेंट। आपने सुना होगा कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको थायराइड की बीमारी हो जाती है। आपने सुना होगा कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको थायराइड हो जाता है, कोई बहुत मोटा हो जाता है, कोई बहुत पतला हो जाता है। तो वो क्यों होता है बेटा? जब थायराइड की सिक्रेशन बिल्कुल कम होता है तो वो इंसान मोटा होने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी में फैट जमा होने लगती है। सिमिलरली जब बेटा थायराइड की सिक्रेशन बिल्कुल ही ज्यादा हो जाती है तो वो इंसान बहुत पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सिक्रेशन होने की वजह से उसकी बॉडी में फैट वगैरह कुछ रहता ही नहीं है, सब बर्न हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है बेटा, इसीलिए अगर आप देखोगे थायरॉक्सिन जो हार्मोन है इसका बैलेंस होना, इनफैक्ट बेटा हर हार्मोन का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप बात करें, गॉइटर होता है बेटा, अलग अलग फॉर्म में होता है, सिंपल होता है, ऑप्थेल्मिक होता है, बट सिर्फ गॉइटर भी याद रखोगे काफी है। क्रिटिनिज्म होता है बेटा, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन के गड़बड़ होने की वजह से। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी से। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी से रिलीज होता है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो इंसान में बेटा ग्रोथ नहीं होगा। जब भी ग्रोथ हार्मोन बेटा कम होगा, लेस हार्मोन सिक्रीट होगा, तो वो इंसान ड्वार्फ होगा, हाइट बिल्कुल कम होगा, उसकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और जब भी बेटा
ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन बहुत ज्यादा होगा, तो इंसान वो बहुत ही ज्यादा जायंट हो जाएगा, है ना, एकदम मोटा हट्टा कट्टा गबरू जवान हो जाएगा। गबरू जवान नहीं, कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं गाइगेंटिज्म। इसको क्या कहते हैं? गाइगेंटिज्म। तो दोनों ही एबनॉर्मल कंडीशन है बेटा, बहुत ज्यादा छोटा होना या बहुत ज्यादा बड़ा होना, दोनों ही नॉर्मल कंडीशन से परे है ना, नॉर्मल कंडीशन से परे है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, इंसुलिन। इंसुलिन की बात करें तो बेटा हमारे पैनक्रियास से रिलीज होता है, और इंसुलिन हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्लड शुगर का मतलब है हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, जब बॉडी में बेटा ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जब हम खाना खाते हैं तुरंत ही ब्रेक डाउन होता है डाइजेशन में, आपने देखा है, अभी अभी आप पढ़ के आए हो लाइव प्रोसेस, है ना, तो तब क्या होगा बेटा, ग्लूकोज हमारे ब्लड में इंक्रीज होता है, तो इंसुलिन क्या करेगा, उस ग्लूकोज को कम करके लेवल पे लाएगा। लेकिन कभी कभार हमारे अपने ही कारनामों की वजह से, बहुत ज्यादा मीठा खाने की वजह से, लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से क्या होता है बेटा, हमारे बॉडी में इंसुलिन की दिक्कत होती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होने लगती है ना, और तब क्या होता है बेटा, तब हमें होता है डायबिटीज मेलिटस, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट बात करें टेस्टोस्टेरोन की, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, टेस्टिस से रिलीज होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, जैसे कि सेक्स ऑर्गन का डेवलप होना, स्पर्म प्रोडक्शन, और जो भी प्यूबर्टी के टाइम पे मेल पे चेंज आता है, ये सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। एस्ट्रोजन की बात करते हैं, जो फीमेल ओवरी से रिलीज होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल, जैसे कि सेक्स ऑर्गन का डेवलप होना, एग का रिलीज होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, सारी चीजें रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे, ये सेक्स हार्मोन्स, बेसिकली दीज आर आल्सो नोन एज सेक्स हार्मोन्स, इसके वजह से होता है। ओके, सो लास्ट पॉइंट जो बेटा एनिमल पार्ट से है, दैट इज द फीडबैक मैकेनिज्म, जिससे अगेन क्वेश्चंस आते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म बेटा ये वो मैकेनिज्म है जहां केमिकल की सिक्रेशन ही केमिकल की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। क्या है? केमिकल की सिक्रेशन ही केमिकल की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप देखोगे यहां पे, खाना खाया पिंटू ने, है ना, पिंटू जी को ही एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा। खाना खाया पिंटू ने मानो आज चावल खाया। चावल में क्या होता है? पिंटू जी ने खाई चावल, ये है हमारे पिंटू जी, खा लिया चावल। चावल में क्या होता है बेटा? फटाफट से बताओ, चावल में क्या होता है? प्लांट हार्मोन? नहीं, क्या होता है? स्टार्च होता है। यस, वेरी गुड, चावल में होता है स्टार्च। स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है तो बेटा क्या बनता है? अल्टीमेटली ग्लूकोज, है ना, अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है। तो पिंटू ने चावल खाया, डाइजेशन हुआ पिंटू जी के पेट में, ब्रेकडाउन हो गया बेटा स्टार्च की ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ गया पिंटू जी का। ग्लूकोज लेवल बढ़ते ही पिंटू का पैनक्रियास जवाब दे गया कि भाई इसके तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लग गया है। क्या हो गया? इसके तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लग गया है, तो कुछ करो। तो पैनक्रियास ने तुरंत क्या किया? अपना एक जवान बनाया, अपना एक सिपाही बनाया। सिपाही का नाम है इंसुलिन, ठीक है। सो सिपाही का नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन रिलीज हो गया ब्लड में, और उसने क्या किया? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर दिया। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? जब बेटा ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हो गई, कुछ टाइम बाद ग्लूकोज की लेवल कम हो गई, ये सिग्नल दोबारा हमारे पैनक्रियास के सेल तक पहुंचा। दोबारा हमारे पैनक्रियास के सेल तक पहुंचा कि भाई अब ठीक है, ग्लूकोज अब अपने औकात में आ चुका है, ग्लूकोज अब कम हो चुका है, तो तू एक काम कर, इंसुलिन को मना कर दे। तो पैनक्रियास क्या करेगा? पैनक्रियास करेगा इंसुलिन बनाना बंद कर देगा। तो जब इंसुलिन बनाना बंद हो जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल एक लिमिट में आके रुक जाएगा। इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, जहां केमिकल खुद ही अपने सिक्रेशन और अपने स्टॉप दोनों चीजों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, जहां क्या होगा बेटा? जहां
खुद ये इंसुलिन ही ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा और ये इंसुलिन खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेगा कि भाई हो गया, बहुत कम हो गया, अब हम अपना काम करते हैं, अब इसकी सिक्रेशन को बंद कर देते हैं। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फीडबैक मैकेनिज्म से, थोड़ा ध्यान से फीडबैक मैकेनिज्म देख लेना। आते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में, छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है बेटा। जैसे हमारे एनिमल्स में मूवमेंट होती है, जैसे हमारे एनिमल्स में मूवमेंट होती है, वैसे ही प्लांट्स में भी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में भी मूवमेंट्स होते हैं, दो टाइप के मूवमेंट होते हैं प्लांट में। नंबर 1 इज दी टच मी नॉट प्लांट का मूवमेंट, जिसमें कोई भी ग्रोथ वगैरह नहीं होता। नंबर 2 मूवमेंट होता है बेटा रूट या शूट की मूवमेंट, जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होता है। तो जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? जिसमें बेटा ग्रोथ नहीं इन्वॉल्व होता, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? नेस्टिक मूवमेंट। और जिसमें बेटा ग्रोथ इन्वॉल्व होता है, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रॉफिक मूवमेंट, है ना। प्लांट में हमारी तरह यहां से वहां जाने की बेटा क्षमता तो नहीं है, लेकिन प्लांट में भी मूवमेंट होती है, दैट इज ट्रॉफिक एंड नेस्टिक मूवमेंट। अब देखो डायरेक्ट डिफरेंसेस आते हैं ट्रॉफिक नेस्टिक मूवमेंट्स के, तो ये की पॉइंट्स याद रख लेना। यहां पे क्या होगा? ट्रॉफिक मूवमेंट बेटा यूनिडायरेक्शनल है, मतलब किसी एक ही स्टिमुली की तरफ जाएगा, वो बावला नहीं होगा कि इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, नहीं, एक ही स्टिमुली की तरफ जाएगा वो, ठीक है। यहां पे क्या होगा बेटा? इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, नेस्टिक मूवमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं है। हमने टच मी नॉट प्लांट को छुआ, पानी बेटा वहां से निकल गया तो वो सिकुड़ गया, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है। फिर ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, बेटा इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है, और ग्रोथ इन्वॉल्व होने की वजह से ये इरिवर्सिबल है। एक बार ग्रोथ हो गया तो हो गया, एक बार हमारी हाइट इंक्रीज हो गई तो हो गई, अब दोबारा हम छोटे थोड़ी हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तो यह ग्रोथ डिपेंडेंट है और इसीलिए बेटा ये परमानेंट है, इरिवर्सिबल है। एक बार ग्रोथ हो गया तो उसको दोबारा रिवाइज नहीं किया जाएगा। इसमें बेटा ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, कोई ग्रोथ वोथ नहीं होता है, और इसीलिए ये टेम्पररी भी है और रिवर्सिबल भी है। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, टच किया, पानी निकल गया, लीफ सिकुड़ गया, कुछ टाइम बाद पानी वापस आ जाएगा, लीफ खुल जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है, ठीक है, ये रिवर्सिबल है। ट्रॉफिक मूवमेंट बेटा हर प्लांट्स में होता है, हर प्लांट में आपको ट्रॉफिक मूवमेंट मिलेगा, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट आपको कुछ गिने चुने प्लांट्स में मिलेंगे, हर प्लांट्स में आपको नेस्टिक मूवमेंट नहीं मिलेगा। बाकी बात करें ग्रोथ जहां इन्वॉल्व होगा वो हमेशा स्लो होगा, एक दिन में प्लांट लंबा होकर खड़ा नहीं उतरेगा, स्लो होगा मोशन, यहां पे इमीडिएट क्विक रिएक्शन होगा। तो डिफरेंस आते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट और हमारे नेस्टिक मूवमेंट्स में। तो ये बेटा याद रखना है क्या डिफरेंसेस होते हैं हमारे ट्रॉफिक और नेस्टिक मूवमेंट्स में। बाकी देखो यहां पे मैंने एग्जांपल ऐड किया है फोटोट्रोपिज्म और हमारे टच मी नॉट प्लांट, दैट इज नेस्टिक मूवमेंट के। जब भी आए आप फोटोट्रोपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट में टच मी नॉट प्लांट के मूवमेंट का एग्जांपल लिख सकते हो। अब फटाफट से देख लेते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट्स जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला मूवमेंट क्या है? फोटोट्रोपिज्म। व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म? क्या है भाई फोटोट्रोपिज्म? बस हो गया बेटा, चैप्टर डन है। क्वेश्चन कर लेते हैं फिर ब्रेक, ठीक है, फिर ब्रेक करते हैं, टाइम नहीं है, बार बार ब्रेक लेते रहेंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा बेटा आगे निकल जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगी। सो नो ब्रेक नाउ। तो बताओ क्या होता है ट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म? हार्दिक बेटा काहे डर लग रहा है? डरो मत, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पी लो, ठीक है, डरो मत। ओके, सो क्या है? यस, रेस्पॉन्स टू लाइट। बेटा फोटोट्रोपिज्म, देखो फोटो का मतलब यहां होता है लाइट, और ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। तो यहां क्या है? मूवमेंट होती है, मूवमेंट होती है किसके साथ बेटा? टुवर्ड्स दी लाइट और इन रेस्पॉन्स टू लाइट। हमेशा टुवर्ड्स नहीं होता, लेकिन हाँ इन रेस्पॉन्स टू लाइट अगर मूवमेंट हो रही है तो उसको हम कहेंगे फोटोट्रोपिज्म। अगर इफ द स्टेम इज ग्रोइंग, प्लांट मूव बेंड्स towards the light, it is called phototropism, and the root move away from the light, it is known as negative phototropism। अगर आप देखोगे किसी एक बेटा प्लांट को ऐसे देखो, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने PYQs देखे हैं जो कि हम देखेंगे अभी, या आपने सैंपल पेपर्स देखे बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये डायग्राम आता है। तो याद रखो जब एक तरफ से रोशनी आएगी बेटा,
तो शूट सिस्टम हमेशा लाइट की तरफ ग्रो होगा, इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। और रूट सिस्टम बेटा हमेशा अवे फ्रॉम द लाइट ग्रो करती है, इसको हम कहते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, है ना, इसको हम क्या कहते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। बाकी और एक क्वेश्चन आता है कि किस वजह से बेटा ये बेंडिंग होती है, किस वजह से ये बेंडिंग होती है? ये जो बेंडिंग होती है ये बेटा होती है हमारे ऑक्सीन के वजह से, जो कि अगेन एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है, ऑक्सीन के वजह से। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। बेटा ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से बहुत कम डायग्राम्स आते हैं, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बेटा कहां से आता है? लाइफ प्रोसेस से आता है, रिप्रोडक्शन से आता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कुछ गिने चुने डायग्राम्स आते हैं, जिनमें से ट्रॉपिज्म वाले डायग्राम्स आते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर मूवमेंट बेटा इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी हो रहा है तो इसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। अगेन सिमिलरली प्लांट का जो शूट सिस्टम है हमेशा बेटा ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। रूट सिस्टम हमेशा बेटा ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है। दो टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, नेगेटिवली शूट सिस्टम और पॉजिटिवली होता है हमारा रूट सिस्टम। कीमोट्रॉपिज्म की बात करें तो यहां पे क्या होगा? यहां पे सिग्नल ना लाइट है और ना ही बेटा यहां पे सिग्नल हमारे ग्रेविटी है। यहां पे सिग्नल क्या है? केमिकल स्टिमुलस, केमिकल रिलीज होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ये पोलन ट्यूब भाई इतना चक्कर लगा के ऐसे क्यों आता है? पोलन ट्यूब सीधा ऐसे एंटर क्यों नहीं करता? शॉर्टकट मेक लाइफ शॉर्ट, है ना, एक डायलॉग है। तो बेटा पोलन ट्यूब हमेशा इस तरह से एंटर ना करते हुए इस तरह से घूम के क्यों आता है? इट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स। क्या है बेटा? केमिकल रिलीज करने की वजह से। सो ये केमिकल कहां से रिलीज होता है? दिस केमिकल इज एक्चुअली रिलीज बाय द सेल प्रेजेंट हियर। यहां पे जो सेल्स होते हैं बेटा यहां प्रेजेंट होते हैं। और केमिकल में रेस्पॉन्स में जब मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं बेटा उनको हम कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। नेक्स्ट जो टॉपिक मूवमेंट है दैट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, दैट इज मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू वाटर। अगर आप बेटा एक ऐसे सॉइल में प्लांट को रख दोगे जहां हर तरफ पानी पानी है, प्लांट का रूट नॉर्मली ग्रो करेगा, जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो, रूट ग्रो स्ट्रेट। लेकिन अगर आप बेटा किसी ड्राई सॉइल में प्लांट को रख दोगे और कोने में पानी का कोई सोर्स रख दोगे, तो आप देखोगे रूट्स धीरे धीरे पानी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? इस मूवमेंट को हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। दैट इज मूवमेंट टुवर्ड्स द व्हाट? मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर। लास्ट मूवमेंट थिग्मोट्रॉपिज्म है, जिसमें मूवमेंट बेटा होता है टच के वजह से। किसके वजह से होता है बेटा? टच के वजह से होता है। आपने क्रिपर्स देखे हैं? कितने बच्चे हैं जिन्होंने बेटा क्रिपर्स देखे हैं? कितने बच्चे हैं जिन्होंने क्रिपर्स देखे हैं बेटा? सबने देखा होगा, है ना। तो आपने देखा होगा बेटा क्रिपर्स में क्या होता है, कुछ इस टाइप के ऐसे कर्ली स्टफ होते हैं। तो ये कर्ली स्टफ कभी कभार स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है, कभी कभार बेटा लीफ की मॉडिफिकेशन होती है। अब चाहे वो स्टेम की मॉडिफिकेशन हो चाहे वो लीफ की मॉडिफिकेशन हो, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इनको हम कहते हैं टेंड्रल्स। और ये जो टेंड्रल्स है दे शो थिग्मोट्रॉपिज्म। सबसे पहले क्या होता है, वो बेटा रेंगते हुए किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, फिर ये टेंड्रल्स क्या करते हैं? ये टेंड्रल्स बेटा इस तरीके से इस सॉलिड सरफेस को लपेट लेते हैं, और इसको लपेटने की वजह से क्या होता है, ये जो वीक स्टेम है वो उसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है, उसको सपोर्ट मिलता है। तो टेंड्रल्स क्या होता है? टेंड्रल्स किसी भी सॉलिड सरफेस को ग्रो करता है ताकि उसके वीक स्टेम को सपोर्ट मिले। ये भी बेटा ग्रोथ इसमें इन्वॉल्व होता है, बट यहां स्टिमुली क्या है? स्टिमुली हियर इज दी टच, स्टिमुली हियर इज दी टच। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज प्लांट हॉर्मोन्स। बेटा प्लांट हॉर्मोन्स को हम पीजीआरस भी कहते हैं, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर आप देखोगे
ऑक्सीन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये क्या है? ग्रोथ प्रमोटर है या ग्रोथ इनहिबिटर है? ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन क्या है बेटा? ग्रोथ प्रमोटर है। बच्चे कह रहे टाइम मैनेज कैसे करें बेटा? आज बस रिवीजन करो, कल रिवीजन करो, 2 दिन है। टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में मत पड़ो फिलहाल, है ना। जितना हो सके रिवाइज करो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। सो दे आर ग्रोथ प्रमोटर्स, यस वेरी गुड, दे आर ग्रोथ प्रमोटर्स। ये सारे के सारे ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या है बेटा? इट इज द ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ को रोकता है। फटाफट से फंक्शन देख लेते हैं। ऑक्सीन क्या करता है? प्लांट के बेटा ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। फिर ये अगर आप देखोगे दे आर सिक्रेटेड बाय द सेल प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट। और उसके अलावा बेटा सिंथेटिक ऑक्सीन्स भी आजकल अवेलेबल है, जो हम क्या करते हैं? सिंथेटिकली इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी जो प्लांट है वो फटाफट से ग्रो करने लग जाए। इथाइलिन इज ऑल्सो देयर, बट इथाइलिन इज नॉट गिवन इन आवर एनसीईआरटी, तो इसलिए बेटा यहां पे ऐड नहीं है। जिबरेलिन की बात करें तो जिबरेलिन अगेन बेटा ग्रोथ प्रमोटर है, सेल डिफरेंशिएशन को बेटा ये बढ़ावा देती है। ये सीड के डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी बेटा एक पीरियड होता है जो हर प्लांट लेता है, ठीक है। अगर आप देखोगे आज हमने एक बीज बोए हैं, आज हमने एक सीड लगाया है, तो कल उस सीड से एक प्लांट नहीं आएगा, उसको थोड़ा टाइम चाहिए होगा। धीरे धीरे एक नन्हा सा पौधा आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद। तो उस पीरियड को जब ये सीड बेटा अपने आप को प्रिपेयर करेगा, उस पीरियड को, उस इनएक्टिव स्टेज को हम कहते हैं डोरमेंसी। और जिबरेलिन इस डोरमेंसी को कम करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जिबरेलिन ऑल्सो इनिशिएट इलोंगेशन ऑफ शूट्स। साइटोकाइनिन बेटा, साइटोकाइनिन की अगर बात करें, मेन अगर आप देखोगे ये सेल डिवीजन के रेट को बढ़ावा देती है, फटाफट से सेल डिवीजन करने में हेल्प करते हैं। ये प्लांट की एजिंग को डिले करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, नए नए सेल ऐड होते जाएंगे तो क्या होगा? नए नए सेल ऐड होते जाएंगे तो एज तो कम होगा ही होगा, है ना। फिर प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, नए नए सेल ऐड करेंगे तो फ्रूट की ग्रोथ भी होगी, है ना। तो ये सारे की सारी क्या है? हमारे साइटोकाइनिन के फंक्शंस है। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ को रोक देगी, ठीक है। डोरमेंसी को बढ़ावा देगी, मतलब इनएक्टिव कर देगी। स्टोमेटल क्लोजिंग में ही बेटा ये हेल्प करेंगे। और फिर जो हमारे फ्रूट्स, हमारे पत्ते जो झड़ जाते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होता है? ये सारे के सारे हमारे इस एब्सिसिक एसिड के वजह से होता है। इसके अलावा और एक हार्मोन है, बट एनसीईआरटी में नहीं है। द नेम ऑफ दैट हार्मोन इज इथाइलिन, ठीक है। द नेम ऑफ दैट हार्मोन इज इथाइलिन, जो कि एक राइपनिंग होता है, ठीक है, जो कि क्या है? राइपनिंग हार्मोन है। और ये फ्रूट को राइपन करने में हेल्प करते हैं। लास्ट बेटा ये एक चार्ट है, इस चार्ट को आप लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो कि हाँ, मूवमेंट जिसमें ग्रोथ होता है ट्रॉफिक मूवमेंट है, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म इसका हिस्सा है। फिर जिसमें बेटा ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होगा? कोई भी ग्रोथ इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, डायरेक्शनलेस होगा और रिवर्सेबल मूवमेंट होगा, है ना। तो ये सारे के सारे एक क्विक रिवीजन के लिए हम यहां यूज कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन कर ले फटाफट से, क्या कहते हो बेटा? ब्रेक अभी दे दूंगी तो क्या हो जाएगा? फिर अभी आर एनवायरमेंट पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, हेरिडिटी करना है। सब लोग रेडी हो? क्वेश्चन आंसर कर ले, सब लोग रेडी हो? चलो चलो सारे यस यस सारे फटाफट से। पहला क्वेश्चन बेटा, द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बहुत ही इजी आंसर है ना। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शन ए, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। Coming to the second question, which of the following is not a part of the central nervous system? Brain, spinal cord, cranial nerves and none of the above. बेटा इनमें से कौन सा सिस्टम है जो हमारे सीएनएस का पार्ट नहीं है? हमेशा याद रखना, सीएनएस में सिर्फ 2 ही चीजें हैं। नंबर 1 इज ब्रेन, नंबर 2 इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नर्व हो,
अगर दे दिया जाए तो सीधा आंखें बंद करके आंसर कर देना भाई कि ये हमारे सीएनएस का हिस्सा नहीं है, जैसे कि cranial nervous system. What is the difference between central nervous system and the peripheral nervous system? Give an example of reflex action and describe the pathway it follows in the nervous system. तो pathway यहाँ पे मैंने ऐड तो नहीं किया है, लेकिन देखो CNS और PNS में क्या डिफरेंस होता है. The central nervous system consists of the brain and spinal cord, while the peripheral nervous system consists of all other nerves. ठीक है. PNS क्या करेगा, ये हमारे CNS को कनेक्ट करेगा to rest of the body and is response for carrying sensory information to the CNS. ठीक है. अब बात करें यहां पे रिफ्लेक्स एक्शन की, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक इनवॉलेंटरी रैपिड एक्शन है. ठीक है, इनवॉलेंटरी रैपिड एक्शन है जिसमें क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा ब्रेन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, प्लस नी जर्क हो गया, सलाइवेशन हो गया, ये सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन का हिस्सा है. अगर बेटा पूछेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क ड्रॉ करो तो एकदम इजीली कर देना. क्या हो जाएगा, सबसे पहले रिसेप्टर हो जाएगा, है ना, रिसेप्टर होगा, फिर क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन या स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के बाद इफेक्टर या मसल. ये है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के अलग अलग हिस्से. Which hormone is responsible for the regulation of blood sugar level in the human body? So आंसर यहां दिया गया है बेटा ऑलरेडी, दैट इज इंसुलिन, है ना. इंसुलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट. और अगर आप देखोगे इसके कमी से जो बेटा बीमारी होती है दैट इज डायबिटीज मेलिटस, है ना, दैट इज डायबिटीज मेलिटस. ओके, सो नेम वन गस्टेटरी रिसेप्टर एंड वन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स. बेटा गस्टेटरी रिसेप्टर्स एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट है, फटाफट से आंसर करो कमेंट सेक्शन में. और ऑप्शन बी भी करना है आपको, ए और बी यहां सॉल्व करना है फटाफट से, फटाफट से. बेटा गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट है, यस वेरी गुड. बात करें गस्टेटरी रिसेप्टर्स की, टंग में प्रेजेंट है, रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नोज में प्रेजेंट है, रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल. अब बात करें इस डायग्राम की, तो डेंड्राइट के बाद यहां क्या आना चाहिए बेटा, डेंड्राइट के बाद यहां साइटोन या सेल बॉडी, उसके बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद एंड पॉइंट ऑफ द न्यूरॉन, है ना. तो ए और बी क्या हो जाएगा, साइटोन और एक्सॉन. ओके, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच. फटाफट से कहो क्या होंगे बेटा हार्मोन. थायराइड से क्या रिलीज होता है, पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, पैनक्रियास से क्या रिलीज होता है, और उसका भाई फंक्शन क्या होता है, क्या रिलीज होता है इनसे और उसका फंक्शन क्या होता है, थायरॉक्सिन. यस वेरी गुड, थायरॉक्सिन होता है. क्या करेगा ये थायरॉक्सिन, क्या करेगा थायरॉक्सिन, क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा. यस वेरी गुड. पिट्यूटरी से क्या होगा बेटा, पिट्यूटरी से क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन. यस ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, वेरी गुड. पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या होगा बेटा, इंसुलिन. यस इंसुलिन क्या कंट्रोल करेगा, ब्लड शुगर कंट्रोल करेगा. यस वेरी गुड. तो देखो थायराइड ग्लैंड की बात करें, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेंगे जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे. पिट्यूटरी से बेटा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करता है. पैनक्रियास की बात करें, इंसुलिन रिलीज होगा जो कि ब्लड शुगर के लेवल को बॉडी में कंट्रोल करेगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्लांट हार्मोन्स, नेम द प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग. चलो प्लांट हार्मोन सबको पता है ना, उसका आंसर मत दो. प्लांट हार्मोन्स क्या है बेटा, ये कुछ हमारे सर्टेन केमिकल्स है जो प्लांट में केमिकल मैसेंजर की तरह काम आते हैं, ये सबको पता है. लेकिन इसका आंसर दो फटाफट. ग्रोथ ऑफ द स्टेम किसके वजह से होता है, सेल डिवीजन की प्रमोशन किसके वजह से होता है, और इनिबिशन ऑफ ग्रोथ किसके वजह से होता है. बच्चे कह रहे हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, है ना, ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, बिल्कुल सही. प्लांट हार्मोन्स क्या है बेटा, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होता है, लेकिन प्लांट के ग्रोथ, डेवलपमेंट और अदर फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. जैसे कि ह्यूमन में
ह्यूमन के हॉर्मोन्स होते हैं। अब ग्रोथ ऑफ द स्टेम ऑक्सीन या जिबरेलिन दोनों के वजह से होता है। प्रोमोशन ऑफ सेल डिवीजन साइटोकाइनिन के वजह से होता है। इनहिबिशन की बात करें तो एब्सिसिक एसिड के वजह से होता है। ठीक है, इनहिबिशन की बात करें तो एब्सिसिक एसिड के वजह से होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वेरल इज इन अ स्कैरी सिचुएशन, इट्स बॉडी हैज टू प्रिपेयर फॉर ईदर फाइटिंग और रनिंग अवे। ठीक है, हमारा एक स्क्वेरल भाई साहब है और वो बहुत ही स्कैरी सिचुएशन में है। अब उनके पास दो सिचुएशन है कि फाइट करो या भाग जाओ। स्टेट द इमीडिएट चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन इट्स बॉडी सो दैट द स्क्वेरल इज एबल टू ईदर फाइट और रन। दूसरा क्वेश्चन बेटा इसका ऑप्शन है, व्हाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, बच्चे कह रहे हैं एड्रिनालाइन। एड्रिनालाइन बेटा ये क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एड्रिनालाइन लिखकर नहीं छोड़ना। ठीक है, एड्रिनालाइन से क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से ये पॉइंट्स याद रखो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखो, सिर्फ एड्रिनालाइन करके नहीं छोड़ना, हमें लिखना है कि उसकी बॉडी में कौन कौन से इमीडिएट चेंजेस आएंगे। तो देखो एड्रिनालाइन सिक्रीट होगा उसकी बॉडी में, जिसके वजह से क्या होगा बेटा, ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो वो रैपिड हो जाएगा। ठीक है, जब आप नर्वस होते हो तो क्या होता है, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, पसीना आने लगता है ना। तो हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी जिसके वजह से मसल तक ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा या स्किन की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी। आप देखोगे तभी क्या होता है, जब हम नर्वस होते हैं हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है लेकिन हमारे पेट में गुदगुदी होती है। किसी ने महसूस किया है, कभी गेम खेलने जा रहे हो बेटा, कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में जा रहे हो, पेट में गुदगुदी सी होने लगती है, तो वो क्यों होती है, ये गुदगुदी बेटा ब्लड सप्लाई की वजह से होती है, जो हमारे मसल की तरफ ज्यादा हो जाती है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या स्किन की तरफ कम हो जाती है। फिर उसी के साथ साथ देखोगे सांसें फूलने लगती है ना, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है ना, हम जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, पसीना भी आ जाता है इन वर्स्ट केस, कभी कभार तो लोग फेंट भी हो जाते हैं, हाँ बटरफ्लाई इन द स्टमक कह सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे एड्रिनालाइन ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड है। तो ये सारी चीजें हमें मेंशन करना है, ये सारी चीजें हमें लिखना है जब भी क्वेश्चन आए इस टाइप का कि भाई एड्रिनालाइन ग्लैंड के सिक्रेशन की वजह से क्या क्या होता है। ओके, सेकंड पार्ट देखो, पूछा गया था कि हमेशा केमिकल कोऑर्डिनेशन बेटर क्यों है, केमिकल कोऑर्डिनेशन बेटर क्यों है हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन से। तो मैंने शुरुआत में बोला था बेटा न्यूरॉन्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हर कहीं नहीं पहुंच पाता, लेकिन ये केमिकल्स हर कहीं पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू, है ना। तो अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डू नॉट रीच एवरी सेल, ठीक है, रेदर दिस रीच ओनली दोज सेल्स विच आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। ये हमारे बॉडी के हर सेल से बेटा कनेक्टेड नहीं होता है। सबसे पहला डिसएडवांटेज नर्वस टिश्यू का यही है। आफ्टर द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, cell takes some time to reset its mechanism for the generation of transmission of new impulse। तो एक impulse transmit हो गया, उसके बाद सेल को बेटा इतना सा टाइम चाहिए होता है दोबारा impulse generate करने में। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये सारी चीजें नहीं है। केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ब्लड में केमिकल रिलीज होता है, ब्लड बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंचता है और इसी हिस्से से बेटा इसी तरीके से ब्लड के साथ साथ ये केमिकल्स भी हमारे हर बॉडी में पहुंचता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूरॉन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। एंड लेवल द फॉलोइंग डायग्राम। ओके, फॉलोइंग न्यूक्लियस, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। नेम द पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। डायग्राम चलो बना के आप नहीं दिखा सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, लेकिन सेकंड पार्ट का आंसर जरूर बताओ। सेकंड पार्ट का आंसर बताओ बेटा क्या होगा, वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। बच्चे कह रहे हैं डेंड्राइट्स, कुछ बच्चे कह रहे हैं एक्सॉन। चलो बेटा फटाफट डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी न्यूरॉन, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सॉन, सेल बॉडी, ये उसके अलग अलग लेबलिंग्स है। लेवलिंग जरूर याद रखना बेटा। इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड होता है डेंड्राइट में, दैट मींस दिस पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, और
कैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स में ट्रेवल होता है बेटा? इस पार्ट में, दैट इज एक्सॉन, है ना. सो डेंड्राइट एंड एक्सॉन इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म? With a level diagram, describe an activity to show that light and gravity change the direction that plant parts grow in. Mention the role of each of the following: ऑक्सीन एंड एब्सिसिक एसिड. सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म क्या होता है? तो यहां पे अगर आप देखोगे, फोटोट्रोपिज्म क्या है? प्लांट्स में जो बेटा लाइट के रेस्पॉन्स में मूवमेंट होता है. यस, वेरी गुड. मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू लाइट क्या होता है बेटा? ये फोटोट्रोपिज्म होता है. मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी क्या होता है बेटा? जियोट्रोपिज्म होता है ना. और अगर आप देखोगे, प्लांट में इस पूरे चीज को दिखाने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. एक्सपेरिमेंट फोटोट्रोपिज्म का ये वाला है ना, और जियोट्रोपिज्म का ऊपर वाला. तो यहां पे अगर आप देखोगे हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले तो हमें एक कार्डबोर्ड लेनी पड़ेगी, एक प्लांट लेना पड़ेगा. फिर हमें ये अश्योर करना पड़ेगा कि प्लांट में जो लाइट है वो एक ही डायरेक्शन से आ रही हो. तो जब एक डायरेक्शन से लाइट आएगी, है ना, जब एक डायरेक्शन से लाइट आएगी तो क्या होगा बेटा? प्लांट का जो शूट सिस्टम है वो लाइट की तरफ ग्रो करेगी, विच इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. रूट सिस्टम विल ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट, विच इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, है ना, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. सिमिलरली ग्रेविटी की बात करें तो बेटा जब हम एक पॉट को ऐसे प्लेस करेंगे तो शूट सिस्टम हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करेगी, दैट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. और रूट सिस्टम हमेशा ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगी, दैट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. ऑक्सीन की बात करें, इट प्रमोट्स ग्रोथ एंड सेल इलोंगेशन. एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये बेटा ग्रोथ को इनहिबिट करेगी और विल्टिंग ऑफ लीव्स को इंक्रीज करेगी. ओके, सो इसी के साथ बेटा खत्म होता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, दोबारा मिलेंगे अब कुछ टाइम बाद. अब आर एनवायरमेंट के टाइम है, मैम को बुला लेते हैं. ब्रेक 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 बच्चे कह रहे हैं. कितने मिनट का ब्रेक चाहिए? 20 मिनट. 20 मिनट ज्यादा नहीं होता? 10 मिनट ठीक है ना? क्या कहते हो मैम? 5 मिनट? मैम तो कह रही है 5 मिनट. मैम को फिर प्यार आ गया, मैम कह रही है वो 10 मिनट. मैम आप ही बोल दो बच्चों को कितना चाहिए? 10 मिनट्स का. चलो ठीक है, कर लेते हैं फिर उस हिसाब से. टाइमर ऑन हो गया. चलो बेटा 10 मिनट्स बाद दोबारा मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए आराम से चाय वाय पी के आ जाओ.